गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज अच्छे से आप तक पहुंच रही है और क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? तो फटाफट थम्स अप भेजें और थम्स अप भेज के अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाएं ताकि हम आज का ओपी लेक्चर स्टार्ट कर सके। यस यस यस, ओपी ओपी ओपी, गुड आफ्टरनून ओपी, पीडब्ल्यू ओपी, स्टूडेंट्स ओपी, टीचर ओपी, फटाफट फटाफट ओपी ओपी ओपी। और आज बहुत जरूरत पड़ने वाली है ऑफ रफ कॉपी। यस, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं सर्कल में नेक्स्ट लेक्चर की, दैट इज लेक्चर नंबर 5। और भी जबरदस्त जबरदस्त बातें होंगी आज के लेक्चर में। फटाफट आ जाइए और अपनी सीट्स पे बैठ जाइए। यस यस यस, एवरीबॉडी प्लीज आ जाओ आ जाओ। यस यस यस, गुड आफ्टरनून। क्या अच्छे से आवाज आ रही है? क्या अच्छे से आवाज आ रही है? यस, बहुत सही, आ जाइए। सो व्हाट इज टुडेज गोल? आज का गोल क्या है भैया? बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, फिर सर कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट एंड एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, एंड एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सारी चीजें सही से इत्मीनान से समझते हुए आगे चलते जाएंगे। यस और नो? आ जाओ, बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया जो कि आपका होमवर्क था? फटाफट थम्स अप भेजो एंड सारे पार्ट्स का जवाब निकाल लिया। दिस इज योर होम वाला वर्क। ये सवाल आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दिया गया था। कितने लोगों ने कर लिया? प्लीज जल्दी से बताइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया, डन डन डन, बहुत सही बहुत सही। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है बुरी बात है बेटा। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। होमवर्क मतलब होमवर्क, तुरंत कर दो उसको। और जिसने ट्राई किया बहुत अच्छा। आप देख लेते हैं फटाफट। ये कौन है भैया नहीं हुआ वाला? लास्ट क्लास में जो पढ़ाया वही तो यहां पे पूछ रहा हूं भाई। कैसे नहीं हुआ? होगा 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 होगा। ध्यान से सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,4 टचिंग द सर्कल एट ए एंड बी। पॉइंट पी, कुछ डायग्राम मैं बना के लाया हूं, वहां से दो टेंजेंट्स खींची जो कि सर्कल को ए और बी पर टच करती हैं। हां सर, ये बात समझ में आती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी। पॉइंट पी से खींची गई टेंजेंट की लेंथ बताओ। कितने लोगों से ये वाला सवाल तो सॉल्व हो गया होगा? पहला पार्ट, पहले पार्ट का आंसर बताइए प्लीज। दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, जल्दी से आंसर बोलिए प्लीज। सर लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है रूट S1। और जैसा कि आप बता चुके हो, S1 का मतलब होता है पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखना। यस और नो? 3 आ रहा है, बहुत सही। चलो देख लेते हैं। एक बार जरा बताना, x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, y की जगह 4 रखेंगे तो उसका भी स्क्वायर 16, माइनस 4 4, 8 और 8 16, वाओ, एंड माइनस 7। तो सर ये और ये तो कैंसिल। सर 9 और 7 16, तो ये बचेगा भैया 9 का रूट एंड दैट इज 3। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P इज 3। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? थम्स अप भेज दो और खुश हो जाइए फटाफट। व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल? कोई रेडियस बताएगा क्या? सर सेंटर है 1,1। सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 1,1। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। अरे वाह, बहुत सही, बहुत बढ़िया। सेंटर इज 1,1। व्हाट अबाउट रेडियस? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस ऑफ -7। रूट लोगे तो सर ये आ जाएगा 3। अरे वाह, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो 3। क्या ये बात समझ में आती है? यस और नो? रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो 3। वाह, बहुत बढ़िया। आ जाओ इधर। तो सर ये क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, ये तो हो गया। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स की बात करते हैं तो हम ये वाला एंगल थीटा निकालेंगे। और सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसमें आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछूं, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा सर 3/3।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा 1, थीटा बराबर π/4, बट उसने पूछा है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज नॉट π/4, इसका दुगना, बिकॉज ये थीटा तो वो भी थीटा, पूरा आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये पॉइंट P कहां बैठा है? अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये पॉइंट P कहां बैठा है? कुछ स्पेशल नाम होता है? बताओ बताओ बताओ, चुप मत रहना। हाँ, चुप माही चुप है रांझा, ऐसे नहीं चलेगा काम। फटाफट जवाब बताइए, कहां बैठा है? सर ये बैठा है डायरेक्टर सर्कल पे। पॉइंट P कहां बैठा है? डायरेक्टर सर्कल पे। पॉइंट P लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल, लाइज ऑन DC। कोई परेशानी है किसी को? बिकॉज वहां से खींची गई परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, या टेंजेंट जो खींची उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। सर दोनों पार्ट हो गए। सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB अरे सर आपने बताया था हमें स्पेशली कि नाम से कंफ्यूज करेगा, जो तीसरे की चीज पूछ रहा है वो क्या है, उसकी जगह ये वाला जवाब दे दूं तो मिड पॉइंट ऑफ P एंड C। बोलो क्या सही रहेगा? क्या ये पूछा, मैं तो इसका जवाब दूंगा, P और C का मिड पॉइंट देना चाहता हूं। हाँ सर, बिकॉज जो ट्राइंगल PAB है उसका सरकम सेंटर या सरकम सर्कल ये होगा, और इसका जो सेंटर होगा वो P और C का मिड पॉइंट। जल्दी से बताओगे क्या? हाँ सर, ये रहा P, ये रहा C, 5/2 5/2। कितने लोगों को बात समझ में आई? पूछा क्या है, जवाब क्या देना है? अरे वाह, बहुत सही। स्नेहा, एनन, वाह, अश्विनी, अभिजीत, अंकित, अर्चना, लव यू ऑल, बहुत सही। इन लोगों के नाम पढ़ पाया, ऑल्दो बहुत सारे लोग और भी जवाब दे रहे हैं। विकास, नवीन, अनिमेश, आदित्य, दक्ष, आर्यन, मोहित, बहुत बढ़िया। तो सर वो तीसरा पार्ट जो पूछा है वो यही है, समझदारी से समझ के। द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, फोर्थ पार्ट निकाल लेते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो AB है इसकी लेंथ पूछ रहा है सर, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB की लेंथ कैसे निकालेंगे? बताएगा क्या कोई? हाँ प्लीज, कोई बताएगा क्या? हाँ सर, इन दोनों को ज्वाइन करो। और फिर आपने हमें यह बता रखा है कि ये पॉइंट M है और ये 90 डिग्री है, तो एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या? कौन सा? सर ये रहा पॉइंट P, ये रहा M, ये रहा A, ये 90 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 3। तो व्हाट इज AM की लेंथ? साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, AN आ जाएगा बेटा 3 sin 45 डिग्री, और 3 sin 45 डिग्री मतलब 3/√2। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड AB? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB की लेंथ कितनी हो जाएगी सर? AM का दुगना, बिकॉज ये दूरी और ये दूरी वैसे तो है जरूरी, वियर ए मास्क, एंड दूरी है जरूरी, बट सर ये वाली दूरी हम सवाल वाली बात कर रहे हैं, तो AM का दुगना कितना आ गया? सर इसका ट्वाइस कर दो तो ट्वाइस करोगे तो 3√2 आ जाएगा क्या? इसका ट्वाइस इज दिस, 3√2 इज द आंसर। अरे वाह यार, तो इसमें डिफिकल्ट क्या था? सारा तो तुमने कर दिया, क्या दिक्कत है? बोलो 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 बोलो। अब क्या पूछ रहा है सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अरे यार ये भी सर एकदम आसान। मैंने कहा बहुत बढ़िया। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? बताइए जरा सर, इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, ABC का पूछ रहा है, PAB का मत बता देना भाई, मैं तो PAB सोचे बैठा था। ये वाला सर क्या दिक्कत है बताओ? कितना आ रहा है? हां, जो कॉपी में फॉर्मूला लिखवाया है वो शायद इस ट्राइंगल के एरिया का है। बिल्कुल होश में रहते हुए सवाल सॉल्व करना है। ABC का एरिया पूछ रहा है भाई। सर क्या दिक्कत है ये तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो तुम तो ये बता दो कि क्या आपको एक छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला AMC वाला, AMC वाला, या फिर एक बार बताओ 45 90, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45। तो जो आपसे ट्राइंगल बनवा रहा है, क्या वो ट्राइंगल ऐसा है क्या? जरा देखना, A, B और C, ये वाला एंगल 90 डिग्री, C पर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। कितने लोग एग्री करते हैं? जल्दी से बताइए। C पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा 3, ये रहा 3 रेडियस। सर हाफ बेस इंटू हाइट,
9/2 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आई? 18 नहीं है बेटा, 9/2 इज द करेक्ट आंसर। 9/2 इज द करेक्ट आंसर। लॉक कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्या ये बात समझ में आती है? 9/2 इज द आंसर, है ना? बहुत सही। पीएबी का एरिया का ट्राइंगल का एरिया नहीं पूछा है। पीएबी का पूछता तो भी बता देते सर, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसने एबीसी का पूछा है। इसमें एक और चीज मिसिंग है। ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल पूछूं तो सर उसमें सी और पी डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स की तरह बिहेव करेंगे और हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। ऑल मैच्ड, थम्स अप भेजो कितने लोगों का ये पूरा बम्पर सवाल का बम्पर जवाब एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच किया है। और जिसका नहीं मैच किया है वो फटाफट अपना डाउट पूछ सकते हैं। सेम सेम, यस यस यस। हां, अब जो बोल रहे हैं कि नहीं आया तो भैया इनमें से कौन सी ऐसी पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया तो वो पूछो, ठीक है? और ये सारी बातें लास्ट क्लास में बताई गई थी इत्मीनान से, आपको सिर्फ ढंग से कॉपी करना था। यस और नो? चलिए जी स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सर सारे जवाब एकदम मैच हो गए एंड वी लव यू, थैंक यू सो मच। चलिए अब जो कहानी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूंगा। वन इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, अनदर इज पेयर ऑफ टेंजेंट, अनदर इज कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। इनकी बात करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। सर ये क्या था? कौन बनेगा करोड़पति टाइप्स आवाज निकाली है, सारी नजरें स्क्रीन पे लगा दो। यस और नो? हाँ, क्या बोला गया? पॉइंट पी x1, y1 सिचुएशन के हिसाब से पॉइंट वेरी करेगा। ये पॉइंट x1, y1 हर एक डायग्राम में या फिर जो हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं उनमें अलग अलग जगह मौजूद है, ठीक है? बट सर ये वाले लोग हमें दिखाई देंगे, वन इज S1, अनदर इज T1, अनदर इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इन बातों को अच्छे से समझिएगा प्लीज, क्योंकि यही चीजें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी एज इट इज वैलिड होंगी। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी एज इट इज वैलिड होंगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ आ जाइए। सर व्हाट इज S1? तो S1 की वैल्यू लिख रखी है। सारी टर्म्स को एक तरफ लाने के बाद पॉइंट P को सर्कल की इक्वेशन में पुट करना कहलाता है S1। अगर मान लो कोई बच्चा चाहता है कि S1 लिख के दिखाइए सर, तो लो भैया, तो S1 क्या हो जाएगा? जनरल सर्कल मान रहा हूं, पॉइंट ये रहा, क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। दिस इज योर S1। समझ गए? और हमने ये यूज भी किया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल दो या लास्ट क्लास में बोल दो S1 देखा था। क्या ये बात समझ में आती है सभी को? S1 समझ में आया? पॉइंट P कौन है, क्या है, कौन है, क्या है, क्यों पूछते हो? अभी समझाएंगे अच्छे से, आ जाइए। नाउ व्हाट इज T1? अब इस लाइन को पढ़ो और इस बात को अपने दिमाग में बैठाओ। यस, इस लाइन को आराम से पढ़िए और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए प्लीज, बिकॉज ये कई बार ये बात कंफ्यूज करती है। जहां पर मैं आपसे T1 की बात करूं, पॉइंट P को यूज करके रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा के टेंजेंट लिखना, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाकर टेंजेंट लिखना। समझ में आया? अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूं तो सर्कल इज अवर जनरल सर्कल, सर्कल इज अवर जनरल सर्कल। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सुनते जाइएगा आराम आराम से, बिकॉज पहले ये तीन चीजें सीखनी है और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? अब एक बात बताओ, व्हाट इज T1? मैं आपसे T1 की वैल्यू जानना चाह रहा हूं। उसने बोल तो दिया T1, क्या है सर T1 क्या है? पॉइंट P को यूज करके सर्कल की इक्वेशन में रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा के। सर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी तो तब लगाते थे जब हमें सर्कल के ऊपर पॉइंट दे रखा और वहां पे टेंजेंट खींचनी हो, वो बात ठीक है, आपको काम वही करना है, वो दिमाग से पिक्चर हटा दो बस। यस और नो? हाँ जल्दी से बताओ T1 का क्या मतलब है, यहां बताइएगा प्लीज। सर ये रहा पॉइंट, ये रहा सर्कल, बोलना जरा। सर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 प्लस 2gx प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 2f y प्लस y1 अपॉन 2
एंड प्लस सी। देखो ध्यान से, ये पूरा एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है और ये एक लाइन की इक्वेशन है ना। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इसको याद रखिएगा प्लीज। लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो S1 हो गया, T1 हो गया, अब आती है बात S की। तो व्हाट इज S? सीधा सीधा लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ओनली, ना ही उसमें कुछ पुट करना, ना ही उसमें कुछ रिप्लेस करना। तो अगर मैं S की बात करूं तो जल्दी से मुझे S बता दो क्या होगा। सर S इज नथिंग बट सर्कल की इक्वेशन, जिसमें सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए। एक बार थम्स अप भेजना जरा, विदाउट एनी सेकंड थॉट, और कुछ नहीं सोचना है कि सर T1 क्या है, कहां से आएगा, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो सब समझाया जाएगा। बट आप फटाफट इसको देखो, S1, T1 और S, बस इन तीन चीजों को एक बार मुझे सही सही बताओ कि हां सर हमें ये बात समझ में आ गई। थम्स अप भेजना जरा एक बार, है ना, बिकॉज आगे चल के जो मैं जवाब लिखूंगा मैं वो इन तीन के टर्म्स में लिखूंगा, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वो क्या है। कोई दिक्कत है? हाँ, अब मान लो सर्कल वो अपना सस्ते वाला हो, सर्कल अपना सस्ते वाला हो, सस्ता मतलब सर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सर्कल हो, तो S1 क्या हो जाएगा, या S क्या हो जाएगा, सॉरी सर S हो जाएगा ये, बस इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल रहे हो आप तो सारी टर्म्स को एक तरफ लाने के बाद में S1 क्या हो जाएगा, सर इस सर्कल में पॉइंट x1 y1 रखना। T1 क्या हो जाएगा, T1 सर x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्वायर। कोई परेशानी है? अगर ये वाला सर्कल हुआ तो दो ही टाइप के सर्कल होते हैं, एक जिनका सेंटर 0 0 पर हो, एक दिन का सेंटर 0 0 पर ना हो। यस, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, नो दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये बातें हमने याद रखी और अब चलते हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे। नाउ सबसे पहले ये पढ़िए, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब जो चीजें हम सीख रहे हैं, जो बातें हम सीखने वाले हैं, दीज आर ऑल्सो वैलिड फॉर पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला एज इट इज। ये इक्वेशन वही रहती है, मतलब जो जनरल इक्वेशन होगी वो वही रहेगी, बस जैसे जैसे कर्व पलटेगा वैसे वैसे वहां पर भी देखते जाएंगे। अभी सिर्फ सर्कल के लिए समझो, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए एज इट इज कॉपी कर देंगे। और ये क्या लिखा हुआ है सर, एक बार में सीखो और झंझट निपटाओ। यस सर, अब जो आप बातें करने वाले हो वो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी वैलिड है। आप अपने आप सीख जाएंगे, सर्कल के लिए सीखो, उनके लिए अपने आप वैलिड है ना। एक बार में सीखो और झंझट निपटाओ। यस सर, हमें नहीं चाहिए फालतू मगजमारी, हमें तो एक बार में सिखा दो। अबे भैया उठो यहां से, बड़े वाली मक्खी आके बैठ गई है। वाह, अबे हाँ ठीक है, ये सब मक्खी अटैक हो गया है ना। कोई दिक्कत है किसी को? अब इधर आ जाइए। नाउ पहली चीज जो हम जानना चाह रहे हैं दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। हेलो हेलो एवरीबॉडी, प्लीज नजरें स्क्रीन पर, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं। नाउ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है COC, सर उसको बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, हमें एक पॉइंट P दिया जाता है जो कि बाहर बैठा होगा सर्कल के, उस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स खींची जाएंगी, वो टेंजेंट्स जहां पर जाकर सर्कल को टच करती हैं उन्हीं पॉइंट को बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक लाइन बनाइए, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। अब एक लाइन बनाइए जो कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे। अब ठीक है, नाउ ये जो आपने लिखी है ना, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन AB है, लाइन AB को ही बोला जाता है बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और पूरी बात बोलूं तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। चाहे इसकी इक्वेशन वाइज बोल लो, चाहे आप इसकी ओरिजिनेशन बोल लो। ओरिजिनेशन मतलब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट AB आई किस वजह से, क्योंकि पहले पॉइंट P दे रखा था हमें, पॉइंट P दिया गया, वहां से दो टेंजेंट खींची, जहां पर जाके टच करेंगे वो दोनों लाइंस, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन इज
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगर आप पॉइंट पी की पोजीशन बदल दो तो टेंजेंट ऐसी आएंगी और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसी आएगी। पॉइंट पी की पोजीशन बदल दो तो सर अब टेंजेंट ऐसी आएंगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसी आएंगी। तो जैसे जैसे मैं पी को मूव करवा रहा हूं वैसे वैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अलग अलग आएगी। इसीलिए लिखा गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। और अब की बार जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया, पॉइंट पी अपनी जगह बदलेगा। पॉइंट पी कहां बैठा है? पॉइंट पी कहां बैठा है? सर सर्कल के बाहर, सर्कल के पूरा बाहर। यस और नो? अगर पूरा बाहर बैठा है तो हमें इक्वेशन, किसकी इक्वेशन लिखनी है? ए बी की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी इज गिवन बाय T1 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ ए बी गिवन बाय T1 बराबर 0। सर T1 क्या है? T1 क्या है? पॉइंट P को यूज करके सर्कल की इक्वेशन में रिप्लेसमेंट लगाना T1 है। क्या आप ये चीज जानते हैं? हाँ सर, ये रही T1। इसको 0 के बराबर रख दो, ये जो इक्वेशन आएगी ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की होगी। जैसा ही मैं ये बोल के हटा, इतने में कंफ्यूजन चालू, इतने में कंफ्यूजन चालू। यस, आना भी चाहिए कंफ्यूजन। कैसे? इधर सुनो मेरी बात। सर एक सेकेंड, आपने ये T1 बराबर 0 तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताई थी, ऐसे क्या करते हो सर, कंफ्यूज करते हो? ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। मैंने कहा चिंटू ध्यान से सुन, सारे कान खोल के सुनना, जितने भी कान तेरे पास हैं सारे खोल ले। अगर पॉइंट P सर्कल के ऊपर बैठा हो, स्पष्ट शब्दों में बात सुनाई जा रही है, इनको स्पष्ट शब्दों में अपने कानों में घुसाएं और फिर दिमाग में बैठा दें। यस, और उसको बैठा लें वरना भाग जाएगी बात। और सर अगर पॉइंट P सर्कल के ऊपर हो तब आप रिप्लेसमेंट लगाकर T1 बराबर 0 लिखकर जो इक्वेशन लाते हो वो टेंजेंट की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब आप एक चीज तो अच्छे से जानते हो यार, सर पॉइंट P सर्कल के बाहर, ऊपर और अंदर 3 जगह हो सकता है। रिप्लेसमेंट तो आप कभी भी लगा सकते हो, रिप्लेसमेंट तो आप कभी भी लगा सकते हो, ऐसे समझो जो बता रहा हूं, है ना? रिप्लेसमेंट तो आप कभी भी लगा सकते हो। पॉइंट P सर्कल के बाहर भी होगा, ऊपर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। अब जरा सुनना, अगर पॉइंट P सर्कल के बाहर बैठा हो और आप इस पॉइंट को यूज करके रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाते हो तो आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मिलती है। कितने लोगों को बात समझ में आई? देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम। यस और नो? कितने लोगों को बात समझ में आई? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। तो क्या लिखना है कि पॉइंट P अगर सर्कल के ऊपर हो तब T1 बराबर 0 लगाने से टेंजेंट एट पॉइंट P मिलती है। अगर सर्कल के बाहर हो तब T1 बराबर 0 लगाने से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मिलती है। सर सर्कल के अंदर हो तो यह सरप्राइज है, बाद में बताएंगे कि अगर सर्कल के अंदर आ जाए तब क्या मिलती है, वो भी बताएंगे। यस और नो? एक बार थम्स अप भेजो अच्छे से, एकदम क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है, और चाहो तो मैं ये छोटे छोटे डायग्राम बना देता हूं जिससे कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है ना? सर देखोगे क्या सामने? ओ भाई, यहां पर पॉइंट P ये था जिसकी इक्वेशन है, मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। इस टेंजेंट की इक्वेशन T1 बराबर 0 से निकाली जाती है। इस सिचुएशन में जो अभी सिखाई है लेटेस्ट, उसमें पॉइंट P x1, y1 यहां है और इसकी इक्वेशन जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसकी इक्वेशन भी T1 बराबर 0 से मिलती है। ये दोनों केसेस अलग अलग हैं, दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं, बट दोनों ही में T1 बराबर 0 लगाना होता है। समझ में आ गई बात? आप इस बात को ध्यान रखेंगे अगर मान लो फ्यूचर में कभी यूज हो तो। यस सर, बहुत बढ़िया। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। इस सिचुएशन में P को यूज करके T1 बराबर 0 लगाओगे तो इस लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो कि टेंजेंट एट P है। इस सिचुएशन में अगर आप T1 बराबर 0 लगाओगे तो आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगी। सर एक सिचुएशन और बच गई, उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। डन? है ना? बहुत सही। अब यहां आ जाओ, ये क्या है? लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को आप ये भी बोल सकते हो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पता नहीं ये क्यों लिखा यहां पे। अरे भाई हटो यहां से, पढ़ाने दो। यस, आगे चलें। ओ भैया आगे चलें क्या? यस, ये लो, ये कोई बात है ही नहीं, ये
कॉपी पेस्ट जबरदस्ती हो गया होगा। अरे भैया आज नहीं पढ़ाने देंगे ये। कौन? मक्खी भाई साहब। इतना क्लियर है क्या? यस और नो? एक बोल रहा है सर मक्खी को आपसे पढ़ना है। बहुत बढ़िया। इतना जबरदस्त काहे पढ़ाते हो कि सर मक्खियां भी पढ़ने आ जाती है। अबे तुम्हें पढ़ना है कि नहीं वो भी तो बताओ। ये रहा, अब आ जाओ फटाफट। क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। दिस इज थ्योरेटिकल पोर्शन। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं प्रूफ क्या है। ठीक है बेटा, प्रूफ भी समझा दिया जाएगा, बट एक बार इन चीजों को याद रखो। ठीक है, आ जाओ इधर। नाउ सर ये क्या है? दूसरे एंगल से और देखो। वाह, चेंज योर एंगल। एंगल चेंज मतलब लैपटॉप को थोड़ा सा घुमा लीजिए। अरे वो मतलब नहीं है एंगल चेंज करने का। एंगल चेंज करने का मतलब है कि इसी पूरी कहानी को एक और तरीके से भी बोला जाता है। अभी आपने जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन देखी वो कैसे बनाई थी जरा बोलना। सर पॉइंट पी यहां था, यहां से दो टेंजेंट खींच रहे थे, फिर इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पॉइंट पी पर, ऐसे आपने ये डायग्राम बनाया। अब कहानी उल्टी भी बनाई जा सकती है कि एक कॉर्ड है जो कि सर्कल को ए और बी पर काटती है। ध्यान सुनना, एक कॉर्ड है जो सर्कल को ए और बी पर काटती है। अब मैं यहां से पॉइंट पी पर जाऊंगा। पहले पॉइंट पी से कॉर्ड पे कांटेक्ट पे आया था, अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट पी पे जाने वाला हूं। क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज फाइनली काम तो एक ही है, डायग्राम तो एक ही है, उसको 2 तरीके से बताओ या 50 तरीके से बताओ। ये दूसरे वाली बात बच्चों को कंफ्यूज करती है। यस और नो? नाउ सर ए और बी पर काटती है, ए और बी पर आप 2 टेंजेंट्स खींचो। ए पर एक खींची, बी पर दूसरी खींची। जहां पर जाकर ये कट करेगी वो होगा पॉइंट पी। अब पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में इसको आप बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। सेम डायग्राम बनाए, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस, तो क्या लिखा है? इफ कॉर्ड इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए एंड बी एंड टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट ए एंड बी इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट पी, देन लाइन ए बी इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। क्या आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बता दो थम्स अप करके। एक ही बात को दूसरे तरीके से घुमाकर बोला गया है। तो कई बार क्या होगा, सवाल करेंगे, घबराइए नहीं। लेट मी फिनिश द थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर सवालों पे आते हैं। कई बार होगा फाइंड द पॉइंट पी इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन। अब सुनना जरा ध्यान से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। कैसा करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। Point P is -3,4 and circle is this. सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूं, x² + y² - 3 = 0। तो हमें पॉइंट P भी दिखाई दे रहा है और सर्कल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सुनते जाना आराम आराम से। यस, सामने देखिएगा, नजरें एकदम सामने रखिएगा प्लीज। नाउ अब हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट P जो यहां पर है, पॉइंट P जो यहां पर है, इसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन बताइए। क्या सभी लोगों को यह बात वेरीफाई होगी कि ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर लाया करता है? ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर लाया करता है? यस सर, ठीक है भैया। इधर देखना जरा, दिस पॉइंट इज -3,4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हेलो हेलो, सामने देख रहे हो ना अच्छे से भाई? हाँ, What is equation of AB? जो आपने अभी सीखा फटाफट बता दीजिए। What is equation of AB? जल्दी से बताओ, what is equation of AB? Equation of AB हो जाएगी सर, ये रहा पॉइंट, ये रहा सर्कल, T1 = 0। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाकर जब आप बताएंगे x² की जगह x1, x1 is -3, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। y² की जगह y1, y² की जगह y1 -3 = 0। तो यही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट AB है, जो कि आपने T1 = 0 से निकाली है। कोई परेशानी है? नो सर। क्या आपको यह बात समझ में आई? T1 = 0 का क्या मतलब है? यस सर। नाउ यहां पर क्या बोला गया जरा देखना, यहां पर सिचुएशन उल्टी है। अगर मान लो मैं आपको अब ये इक्वेशन दे दूं और ये सर्कल दे दूं, पॉइंट P निकाल सकते हो क्या? ये इक्वेशन दे दूं और ये सर्कल दे दूं, पॉइंट P निकाल सकते हो? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन, कैन यू फाइंड पॉइंट P? यही तो बात यहां बताई गई है, टू फाइंड पॉइंट P। इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। हां, पॉइंट P निकालने की बारी अब आ गई है। इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन, क्या करना है? पहले आप एज्यूम कर लो पॉइंट P को अपने मन में। नाउ राइट द इक्वेशन यूजिंग, ओहो ये थोड़ा सा गड़बड़ है भैया, 1 सेकंड दीजिएगा।
वो आप बोल सकते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक है। राइट द इक्वेशन यूजिंग t1 बराबर 0। राइट द इक्वेशन यूजिंग t1 बराबर 0। कंपेयर इट विद गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन टू फाइंड पॉइंट P। पॉइंट P की इक्वेशन, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इसको कंपेयर कर दो। हाँ है ना? क्या आप ये कर सकते हैं? यस सर। जल्दी से बताओगे कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है पहले वो समझ में आएगा? इधर देखो, इधर देखो। अब रिवर्स क्वेश्चन, इसी में ही अगर मैं रिवर्स क्वेश्चन बना दूं, देखना जरा ध्यान से। सीधा सीधा सवाल पे चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, ये इस सर्कल की इक्वेशन है। इसको एक लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करती है। सुनते जाना, साथ साथ में बता भी रहा हूं। वो 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, हाँ है ना? हाँ या ना? यस सर। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? सवाल जो है वो ये वाला है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, सॉल्व कीजिएगा प्लीज। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड बी। टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड बी। यस। और जिसने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब समझो आप कॉन्सेप्ट समझ गए। वो क्या बोल रहा है सामने देखते रहिएगा प्लीज। हाँ, संभालना है आप ही को। बोल रहा है अगर पॉइंट बी पर टेंजेंट खींचे और पॉइंट ए पर टेंजेंट खींचे, ये टेंजेंट जहां जाकर मिलेंगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो एक बात बताओ, इस डायग्राम से साफ साफ समझ में आता है कि इज दिस ए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाला डायग्राम? पॉइंट पी पे बैठ के देखो। हाँ सर, पॉइंट पी से 2 टेंजेंट खींची, वो ए और बी पे टच कर रही है, ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, क्या बोला गया प्रोसीजर में, बताओगे क्या एक बार? पॉइंट पी को माने, पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखें और कंपेयर कर दें। कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने पूछा कैसे? इसके पॉइंट मानो अल्फा बीटा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सर वो निकाली जाएगी t1 बराबर 0 से। बहुत सारे लोगों ने जवाब बता दिया है, 3,3 इज द करेक्ट आंसर, बट सामने देखते रहें। इक्वेशन ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी इज t1 बराबर 0। क्या आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं? ये रहा पॉइंट, ये रहा सर्कल, t1 बराबर 0 लगाना जरा एक बार। तो सर इक्वेशन क्या आएगी? अल्फा एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, बीटा वाई बराबर, कांस्टेंट पार्ट नहीं छेड़ते हैं। दिस इज फ्रॉम अवर साइड एंड दिस इज फ्रॉम उसकी तरफ से। तो सर इसको कंपेयर करने से पहले कांस्टेंट पार्ट सेम बना लेंगे। अल्फा अपॉन 9x प्लस बीटा अपॉन 9y बराबर 1। ये भी इक्वेशन नंबर 1 है और ये ए बी की ही इक्वेशन है। और व्हाट इज गिवन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार होगा कि हम एक ही चीज को 2 तरीके से अटैक करेंगे। एक उसकी इक्वेशन वो देगा, एग्जामिनर आपके पास होगी, दूसरी उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे, फाइनली कंपेयर करेंगे। ये कंपैरिजन वाली बात सर आजकल खूब चल रही है। इसको भी ऐसे ही लिख लो, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 बराबर 1। इन दोनों को आप क्या कर दीजिए? कंपेयर। तो जैसे ही कंपेयर करोगे, जैसे ही कंपेयर करोगे, जरा बोलना क्या आ जाएगा? अल्फा अपॉन 9 एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट अल्फा अपॉन 9, यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 1 अपॉन 3, एक्स का कोफिशिएंट तो हो गया सर, वाई का कोफिशिएंट बीटा अपॉन 9, और नीचे वाली लाइन में इक्वेशन में बीटा वाई का कोफिशिएंट इज 1 अपॉन 3। यहां से अल्फा 3 और बीटा 3, रिवर्स जाके हमने इस पॉइंट को निकाल लिया। बहुत बढ़िया, 3,3 इज द आंसर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बहुत सही, इसको याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, कि रिवर्स कैसे यूज करते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की कहानी समझ में आई। t1 बराबर 0, पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, उस पॉइंट को यूज करके लिखना है। दूसरे एंगल से भी हमने सोच लिया है सर कि वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को लंबी वाली लेंथी लैंग्वेज में हमारे सामने कैसे रख सकता है। बी वेरी सीरियस,
यस, आज अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना सर, रोज अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और इंटेंसिवली पढ़ रहे हैं, हाँ है ना। कहां पर हो गया मिस प्रिंट? अरे भाई किधर मिस प्रिंट हो गया? ठीक तो है, ठीक तो है, वेयर इट इज मिस प्रिंट? बहुत सही। नाउ अब आ जाइए अगली चीज पे। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। अब हम किसकी इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं? मैंने बोला था ऊपर, सब आपने शायद हेडिंग देखी होगी, हेडिंग इज, अच्छा ओहो इधर क्या, अरे भाई बड़ी, यस ये बाय बीटा अपॉन 9 है, ठीक है। अब चलिए यहां आ जाइए। आपने बोला सर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म इज डिस्कस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेकंड टर्म इज कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। सिचुएशन ये है, एक सर्कल दे रखा है आपको, एक सर्कल दे रखा है आपको, और उसमें एक कॉर्ड दे रखी है, सामने देखते रहिएगा प्लीज। कॉर्ड ये रही, कॉर्ड ए बी। अब की बार जो पॉइंट पी x1, y1 है, पॉइंट पी x1, y1 है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। क्या आपको बात समझ में आती है? गिवन सिचुएशन समझा रहा हूं। और अगर सर इस मिड पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री। आपको अगर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा हो तो क्या आप इस कॉर्ड की इक्वेशन नहीं बता सकते? पहले आप अपने तरीके से सोच लो, पहले आप अपने तरीके से सोचो कि अगर मैं इसकी इक्वेशन, मतलब ये पॉइंट दे दूं और सर्कल की इक्वेशन दे दूं, क्या आप मुझे इसकी इक्वेशन बता सकते हो ए बी की? हाँ सर, हाँ है ना, कैसे बताओगे जरा बोलना। लो एक छोटा सा एग्जांपल। हाँ पहले शॉर्टकट से पहले लॉन्ग कट देख लीजिएगा अच्छे से, क्या है जरा देखना भैया। हाँ सीधा सीधा डिटेल में यहां पहुंच गए, ठीक है। ये रही सर्कल की इक्वेशन, समझने की कोशिश कीजिएगा। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 15। कोई दिक्कत है? नो सर। हमें एक ऐसे कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है, एक ऐसे कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है, कॉर्ड ए बी की, जिसका मिड पॉइंट दे रखा है, और इसका जो मिड पॉइंट दिया दैट इज 1,2। मिड पॉइंट गिवन इज 1,2। ये पॉइंट P दिया है 1,2, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है। ये पूरी सिचुएशन है। सर्कल की इक्वेशन आपके सामने रही, सर्कल की इक्वेशन आपके सामने रही, पॉइंट जिस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो भी आपके सामने रहा। फटाफट आप मुझे इक्वेशन ऑफ ए बी बताओ जल्दी से। यस, पूरा जवाब लिख दीजिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस यस यस, शाबाश, होगा होगा बेटा होगा, और अगर तुमसे नहीं हुआ तो फिर किसी से भी नहीं होगा। ये ठीक है सर। एक छोटी सी लॉजिकल बात वो ये है, वो ये, अगर सर्कल की इक्वेशन ये है तो सेंटर बताइए। सर इक्वेशन ए बी की आप लिखना चाहते हो तो ए बी एक लाइन है जिसके लिए आपको स्लोप की जरूरत पड़ेगी। अच्छा पॉइंट तो ये है ही, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी सी इज इक्वल टू -1? हाँ या ना? यस सर। व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? सर यही तो चाहिए। व्हाट इज स्लोप ऑफ पी सी? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप 2 - 0 अपॉन 1 - 0। सर यहां से स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया जल्दी से बताइए? -½ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी? जल्दी से सर, इक्वेशन ऑफ ए बी जिसका मिड पॉइंट दे रखा है। एक और चीज ध्यान रखना, ये केवल मिड पॉइंट में ही फैसिलिटी अवेलेबल होती है, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट नहीं हुआ तो ये इस पे 90 डिग्री नहीं होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी तो आप ये बात नहीं लगा सकते। समझ में आया? अगर पॉइंट पी उठा के यहां दे दूं इस कॉर्ड पे, तब ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ना सर। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी? y - 2 बराबर -½ x - 1। सही से लिखोगे क्या इसको? हाँ सर। 2y - 4 - x + 1। सर ये पूरा आ गया x + 2y बराबर 5। अब इसी चीज में डायरेक्टली पहुंचने का तरीका जो है वो यहां आ जाओ। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ये इक्वेशन लिख ली होगी, x + 2y बराबर 5। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। यहां आ जाइए।
द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज, अब की बार पॉइंट पी कहां है, जो पिछली पढ़ी उसमें पॉइंट पी सर्कल के बाहर था, अब की बार पॉइंट पी कहां और कौन है सर, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट। जरा देखना इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं बेटा T1 बराबर S1 से इक्वेशन लिखी जाती है T1 बराबर S1। सर एक सेकेंड, व्हाट इज T1, इस पॉइंट को यूज करके, इस पॉइंट को यूज करके, इस पॉइंट को यूज करके रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाना। व्हाट इज S1, सर्कल की इक्वेशन में ये वाला पॉइंट P रख देना। इसीलिए मैंने आपको ये तीनों बातें सबसे पहले समझा दी थी, समझ गए, इसका भी यूज नहीं है, अगली स्लाइड में होगा, ठीक है। तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट इज T1 बराबर S1, सीधा सीधा, कोई दिक्कत है किसी को? अब यहां आ जाइए, दिस कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज P1, X1, Y1 इज द स्मॉलेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू X1, Y1। हाँ सर, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर पॉइंट P से पास करने वाली कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं सर? इनफाइनाइट, ठीक है। सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी होगी सर? सबसे छोटी कॉर्ड वो होगी जिसका ये पॉइंट P मिड पॉइंट होगा। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी सर? सबसे बड़ी कॉर्ड वो वाली होगी जिसमें ये डायमीटर बन जाएगी, समझ गए। सबसे बड़ी कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल इज डायमीटर, और सबसे छोटी कॉर्ड पॉइंट P से पास करने वाली वो वाली कॉर्ड होगी जिसका ये मिड पॉइंट हो। समझ गए कि नहीं समझे? यस और नो? तो इसमें आप ये भी बोल सकता है कई बार टेक्निकली कंफ्यूज करने के लिए कि पॉइंट P जिसका मिड पॉइंट है उससे पास करने वाली सबसे छोटी कॉर्ड बताओ, तो सबसे छोटी कॉर्ड वही है। समझे कि नहीं समझे? हाँ है ना, स्मॉलेस्ट कॉर्ड ये वाली, लार्जेस्ट कॉर्ड इज मिड पॉइंट, सॉरी लार्जेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, जो पॉइंट P से पास करने वाला डायमीटर। नाउ अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट यूजिंग T1 बराबर S1, T1 बराबर S1 का इस्तेमाल करते हुए हमें डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है। भैया देख लेना आराम से, सर्कल की जो इक्वेशन है वो ये वाली है, सारी टर्म्स को एक तरफ ले आइए। व्हाट इज T1? T1 लगाओगे क्या? जल्दी से बताना। पॉइंट P ये रहा, सर्कल ये रहा, T1 बोलना जरा। पॉइंट P को यूज करके सर्कल की इक्वेशन में रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1, और सर -15 कांस्टेंट है उसको नहीं छेड़ेंगे, बराबर S1 क्या है? पॉइंट P को सर्कल की इक्वेशन में रखना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -15, दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर T1। सर ये आ गया x प्लस 2y, -15 कैंसिल और बराबर 5। आप आंखें फाड़ के देख सकते हैं कि ये दोनों सेम आई है, इसीलिए तो बोला आप डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते हैं। T1 बराबर S1। कितने लोगों को बात समझ में आई कि हम लोग इसमें डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? अब कोई बोले सर हम तो इससे जाएंगे, तो तुम्हारी इच्छा है। कोई बोले सर मैं तो इससे लिख लूंगा, वो तुम्हारी इच्छा है, मैंने दोनों बता दिया। हाँ, दिस यू कैन से दिस इज शॉर्टकट S क्यूब। बहुत दिन हो गए सर S क्यूब का नाम नहीं लिया आपने। व्हाट इज S क्यूब? कुछ लोग सर खुजा रहे होंगे, बोले S क्यूब क्या है? समझ गए होंगे शायद। हाँ, S क्यूब समझेगी नहीं? सचिन सर स्पेशल। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आई? हाँ ना, बहुत सही। तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन लिखी जाती है T1 बराबर S1 से। T1 और S1 क्या है समझा दिया गया है। लास्ट एंड द फाइनल थर्ड टर्म, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। नाउ सर क्या सिचुएशन है? अब की बार पहले देखो पॉइंट P कहां बैठा है। पॉइंट P x1, y1 फिर से बाहर बैठा है, उससे खींची गई टेंजेंट्स A और B पर जाकर टच करती हैं। प्रोडक्ट ऑफ द लाइंस PA एंड PB। पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है, जैसे आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी, इन दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन का प्रोडक्ट, इन दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन का प्रोडक्ट। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो जरा देखना इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखा जाता है? T1 स्क्वायर बराबर S S1, T1 स्क्वायर बराबर S S1, T1 स्क्वायर बराबर S इंटू S1। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। हाँ, लिखने का टाइम आज नहीं मिलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। आपको नोट्स बाद में ही बनाने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज दिस लेक्चर इज वेरी इंटेंसिव
और सर मजा आएगा अगर आप ध्यान समझोगे तो। पेयर ऑफ टेंजेंट समझ गए? पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब सर हमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी बड़े वाली, और SS1 क्या है समझ गए? सर इस बात को अगर आप एग्जांपल से बता दो तो मजे आ जाएंगे। मैंने कहा ले बेटा देख, फाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स या फिर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम point P 1, -7 to the circle. Point P 1, -7 to the circle x² plus y² माइनस या बराबर 4। हां, अभी सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सस्ता सर्कल ले रहा हूं। अगर सर्कल बड़े वाला आ जाए तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं रिपीट, तो भैया इसका सॉल्यूशन देखो। सर व्हाट डू यू मीन बाय T1 का स्क्वायर? T1 का स्क्वायर बराबर S इंटू S1। अब जो वैल्यूज आपको पता है वो सारी पुट करो। मैंने पूछा सिंपल भाषा में कि बता बेटा T1 क्या होता है। सर उसने बोला कि T1 इज नथिंग बट, आप क्या करो, पहले सर्कल की इक्वेशन में सारी टर्म्स एक तरफ लिख लो और फिर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाओ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर लाई करता है, तभी पेयर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल है, अदरवाइज टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा। और सर कैसे पता चलेगा पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि अगर पॉइंट अंदर हुआ तो S1 की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। तो दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। लिखने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। हेलो हेलो, सामने देखिएगा। सर ये रहा x1 y1, ये रहा सर्कल T1। बताइए इस पॉइंट को इस सर्कल में रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी x(x1) प्लस y² की जगह y(y1) और कांस्टेंट पार्ट एज इट इज। तो भैया ये पूरा जो लिखा हुआ है दिस इज T1। S का क्या मतलब है सर? S मींस इक्वेशन ऑफ सर्कल विदाउट एनी चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय S1? ये जो लिखा है यहां पर S है। व्हाट डू यू मीन बाय S1? पॉइंट P को सर्कल की इक्वेशन में रखना। देख लो भैया, ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगी और यही है पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। और पेयर ऑफ टेंजेंट से मेरा मतलब है PA इंटू PB। सामने देखिए प्लीज, सामने देखो। बात समझ में आएगी नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर, आई, बहुत अच्छे से आई। यस और नो? यू कैन सिंप्लीफाई ऑल्सो, मतलब यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई दिस। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तुम्हें ओपन करना आता है। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। abc की वैल्यू विद साइन पुट कीजिएगा प्लीज। यस और नो? ये कौन है? इसे सॉल्व कर दो। इसे सॉल्व नहीं करना है बेटा, सॉल्व खुद करें। ये तो मैंने समझाने के लिए कि तुम्हें फील आ जाए कि पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। यस और नो? बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर ली है, आई होप। तो क्या दिक्कत है? एक बोल रहा है सर एक्स वाई की टर्म बच रही है, तो मैं ये कहां बोल रहा हूं कि ये सर्कल की इक्वेशन है? मैं ये कहां बोल रहा हूं कि ये सर्कल की इक्वेशन है बेटा? एक्स वाई की टर्म बचेगी, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। PA इंटू PB लाइन का प्रोडक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, शायद आपने पढ़ा होगा। यस और नो? बहुत सही। तो आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई? वापस से एक बार देखते हैं फटाफट। फर्स्ट सबसे चीज कौन सी थी सर? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। फील आ जानी चाहिए कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है और किसके रिस्पेक्ट में और कैसे लिखी जाती है। यस, बहुत सही। उसके बाद में सर हमने देखा कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, डायरेक्ट T1 बराबर S1। इनमें झोल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज डायरेक्टली T1 बराबर 0, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट इज T1 बराबर S1। यहीं पे याद हो जाएगा अगर आपकी नजरें स्क्रीन पर हैं तो। और ये क्या है सर? पेयर ऑफ टेंजेंट T1 स्क्वायर बराबर SS1। यस और नो? कोई चीज परेशान कर रही है तो बोलिएगा जरूर। सर आप ही कर रहे हो परेशान आज तो। ये बातें समझ में आई? हाँ। अब इन पे सवाल देखते हैं कि सर किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए जी, ये एकदम एडवांस फॉर्मेट का सवाल है। पढ़िए, इसी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल सर पेपर में आते हैं और हमें इन्हीं को ही निपटाना है। chord with given midpoint and pair of tangents, this is directly visible, but chord of contact के साथ खेल किया जाता है, वो ध्यान रखना। और chord of contact की ये वाली लैंग्वेज हमेशा याद रखिएगा बेटा, बिकॉज अगर मुझे भी कभी पेपर बनाना हुआ
और मुझे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन पूछनी हुई तो मैं सिंपल तरीके से नहीं पूछूंगा, बिकॉज इक्वेशन लिखना बहुत आसान है। मैं उसको लैंग्वेज वाइज डिफिकल्ट बनाऊंगा और ऐसे पूछूंगा, एक पूरी स्टोरी लिख दूंगा। तो स्टोरी से आप कभी घबराइएगा नहीं। और डायग्राम, ऐसी डायग्राम को आंखों में बसा लो ना यार, बस आ जाइए फटाफट। डू दिस क्वेश्चन विद ओनली 2 मिनट्स, जल्दी से। सर नींद आ रही है, बहुत बढ़िया बेटा, तेरी नींद का अब तक इलाज नहीं हुआ क्या? नहीं सर, बहुत ज्यादा नींद आती है। तो सोने वाले टाइम पे क्या करता है? सोने वाले टाइम पे सो जाए कर, क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलिए सामने देखोगे क्या? हाँ, एक लिख रहा है डाउट है, नींद आ रही है, आगे लिख रहा है सर आप मेरा डाउट कभी नहीं लेते। अभी बताया तो सही, नींद आने वाले में तो काफी हो चुका है इस क्लास में डिस्कशन। यस, सो जाओ आराम से, गाने गुनगुनाओ, कैटरीना कैफ के सपने देखो और सपनों में अपने आप को IITian इमेजिन करो। यस, सिर्फ इमेजिन करो, बिकॉज नींद आने से या सोने से IITian नहीं बनते हैं बेटा। यस, सामने देखें, चलिए ध्यान से, इसमें स्मॉलेस्ट कॉर्ड भी आई है, पेयर ऑफ टेंजेंट भी आ रही है, सारी चीजें पूछ रहा है सर। सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB भी आ गया है। डायग्राम बनाते ही सारी चीजें क्लियर हैं, शुरू से बस छोटा छोटा। द स्मॉलेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है भाई, सिर्फ इतना ही, अभी तो सिर्फ इतना ही। ये रहा सर्कल, इससे पास करने वाली सबसे छोटी कॉर्ड। अच्छा, इससे पास करने वाली नहीं, पॉइंट दे रखा उसने। अब मैं आपसे ये बात बिल्कुल अच्छे से जानना चाह रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करता है। भैया रख के देखो, -1, 2 इसमें रख के देखिए, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना? और नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस पॉइंट उसके अंदर लाई करता है। और सर उसने बोला कि -1, 2 से पास करने वाली सबसे छोटी कॉर्ड बताओ। इसको आपने इंफॉर्मेशन में कैसे लिया? सर हमने इसको ऐसे लिया कि वो वाली कॉर्ड होगी जिसका M मिड पॉइंट होगा। अब जरा देखना, बस इतने में ही बताइए व्हाट इज इक्वेशन ऑफ AB। यस यस यस, एवरीबॉडी प्लीज पार्टिसिपेट। ये जो लगे हुए हैं इनको लगे रहने दो, तुम लोग पार्टिसिपेट करो सामने फटाफट। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ AB? कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। आप चाहो तो सेंटर वाली चीज को यूज करके लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है। मैं जो आज सीखा उसको लगा रहा हूं सर, वो आएगी कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट इज T1 बराबर S1। नाउ व्हाट इज T1? पॉइंट को यूज करके जिसका मिड पॉइंट दे रखा है और सर्कल को यूज करके रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, x(x1) प्लस y(y1), रिप्लेसमेंट ध्यान सुनना, प्लस 4 इंटू x प्लस x1/2। कोई कैलकुलेशन एरर हो तो आप संभाल लेंगे क्या? यस सर, हर बार ही संभालते हैं, कौन सी नई बात है? ठीक है, x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), x प्लस x1/2 x की जगह, y प्लस y1/2 y की जगह, और कांस्टेंट पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। सर ये तो हुआ T1। व्हाट अबाउट S1? S1 का मतलब होता है पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखना। तो -1 देखना जरा कितना आ रहा है, एक बार सही से सॉल्व करते हैं। -x प्लस 2y, ये आ जाएगा भाई 2x - 2, दिस इज 3 -3y -6 -3। ये गया, ये और ये भी गया, तो इसको यहां ना लिखें। चलिए सर, यहां बचेगा -11, है ना? जरा बोलना कितना आ गया? x - y, x - y, x - y प्लस 3 आ रहेगा, x - y प्लस 3 आ रहेगा। जरा देखना एक बार सभी लोग देखना, x - y प्लस 3 आ रहेगा आंसर, x - y प्लस 3 आ रहा है क्या आंसर? अरे बता दो भाई, ओ भैया बताओ तो, ऐसे क्या कर रहे हो यार? यस, है ना? x - y प्लस 3 इज द आंसर। बहुत बढ़िया सर, ये किसकी इक्वेशन आई? AB की। बस हमने सवाल इतना ही पढ़ा, यहां रुक गए। A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ठीक है।
नाउ अब जरा देखना, कॉर्ड ऑफ, जोरदार है ये, बहुत बढ़िया। और जिन लोगों ने सर सेंटर का यूज करके बेसिक से गए हैं वो भी, उनका जवाब भी यही आ रहा होगा। ठीक है, नाउ अब बोल रहा है द टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट ए एंड बी दैट इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी। डायग्राम कंप्लीट करें। और सर ये सवाल तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। देखना जरा, टेंजेंट्स खींची गई ए और बी पर, ए और बी पर टेंजेंट्स खींची गई जो कि पॉइंट पी पर काटती हैं। ए और बी पर जो टेंजेंट्स खींची गई वो पॉइंट पी पर काटती हैं। आपको फटाफट पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये कौन है भैया जो पूछ रहा है कि सर एम मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि बेटा इससे सबसे छोटी कॉर्ड पूछी है, वो वही होती है जिसका मिड पॉइंट ये हो। हां जी, ये बात समझ में आई? हां बेटा, बता दिया वाई एम इज मिड पॉइंट, बिकॉज स्मॉलेस्ट कॉर्ड की बात कर रहा है। ये बात ठीक है एकदम, अल्फा कॉमा बीटा। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द पॉइंट पी। उसने बोला फाइंड द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है सर, अब अगर फाइंड द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है तो भैया आप ऐसा समझो कि ये वाली सिचुएशन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट पी पूछा जा रहा है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट पी पूछा जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं? यस सर। क्या बताया था? एज्यूम कर लो पॉइंट पी इज अल्फा कॉमा बीटा, और इस बात को आप अपने हिसाब से लिखो। किस बात को? इक्वेशन ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू, इक्वेशन ऑफ ए बी जो कि क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पॉइंट पी अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में ए बी की इक्वेशन आप लिखिए, और हमारे पास वो इक्वेशन ऑलरेडी वैलिड है। जल्दी से बताओ और फिर कंपेयर करेंगे। सर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है? T1 बराबर 0। तो लगाएंगे क्या? ये रहा पॉइंट, ये रहा सर्कल। जरा बताना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, x1 इज द पॉइंट P, वाई स्क्वायर की जगह y y1, और 4 x प्लस अल्फा अपॉन 2 -6 y प्लस बीटा अपॉन 2 -3 बराबर 0। कोई परेशानी है? नो सर। जरा देखना ध्यान से भाई, ये 2 ये 3, क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज अल्फा x प्लस बीटा y प्लस 2x प्लस 2 अल्फा। आपको एकदम सामने देखना पड़ेगा बेटा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। नाउ व्हाट इज दिस इक्वेशन? जल्दी से बताइए। x का कोफिशिएंट अल्फा प्लस 2, y का कोफिशिएंट बीटा और यहां 3, सर बीटा -3y, एंड व्हाट इज कांस्टेंट पार्ट? 2 अल्फा -3 बीटा, 2 अल्फा -3 बीटा -3, 2 अल्फा -3 बीटा -3 बराबर 0। नाउ इन दोनों को कंपेयर करने से पहले कोई भी एक चीज सेम, इन दोनों को कंपेयर करने से पहले कोई भी एक चीज सेम। तो क्या किया जरा बताना, क्या किया? ओ तेरा नाम लिया तू, अरे वो नहीं, सिंपल बताओ क्या किया सर? x का कोफिशिएंट 1 बना लिया, बिकॉज इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है। अल्फा प्लस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। बहुत सही। क्या है भैया? ये बहुत सही सिचुएशन है सर। नाउ कंपेयर दीज टू लाइन्स। कंपेयर करोगे क्या? हाँ है ना? कंपेयर करोगे क्या? हाँ ढंग से निकालो। -3 एंड 4 बेटा गलत है, ठीक है? कौन है ये -3 एंड 4 वाला? नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस एंड दिस, ये भी इक्वेशन ए बी की है, और सर ये भी इक्वेशन ए बी की है। जल्दी से बताओ क्या क्या इक्वेशन बनी? सर बीटा -3 अपॉन अल्फा प्लस 2 वो -1 के बराबर, बीटा -3 अपॉन अल्फा प्लस 2 वो -1 के बराबर। y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -1, कांस्टेंट पार्ट ये देखना जरा, 2 अल्फा -3 बीटा -3, 2 अल्फा -3 बीटा -3 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2 बराबर
कितने के? ये यहां का कांस्टेंट पार्ट है और इसका कांस्टेंट पार्ट है +3, ये +3। लो भैया फटाफट देखो सर, ये बीटा बराबर -α -2 +3, सर ये आ जाएगा 1 - अल्फा। यहां से बोलना जरा सर, 2α -3 बीटा -3 3α +6, ठीक है। बीटा की जगह आप एक काम कीजिए, फटाफट 1 - अल्फा रख दीजिए, बस फटाफट सॉल्व करो इसको। -3 + 3α -3 3α +6, ये और ये गया सर, ये 6 और 6 इधर आएगा, -6 12, 2α। अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 6, अल्फा की वैल्यू आ रही है 6। इफ अल्फा इज 6 देन बीटा इज -5। तो कितने लोगों का यही जवाब आ रहा है? सही बताइएगा प्लीज, कितने लोगों का जवाब 6, -5 आ रहा है? कुछ लोग -6,5 बोल रहे हैं, वो भी गलत है। 6, -5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये पॉइंट P आपको निकालना आया अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट दे रखी हो तो। हां सर, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कितने लोगों का 100% मैच्ड? ये इक्वेशन उसने दे रखी थी, ये हमने निकाली, कंपेयर किया, अल्फा बीटा आगे दोनों पॉइंट्स। यस, 6, -5। सभी लोग थम्स अप भेजने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। यस यस यस, हां सर, आज अलग ही लेवल है, यही तो सीखना है। ये जिस सवाल को आप सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, आपके जो बहुत सारे इधर उधर वाले दोस्त हैं समझ में आया? तो इसको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके सीखिए प्लीज। यस, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ सर, लास्ट में क्या पूछा है? सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। इसी डायग्राम को सर एक और बोल दिया भैया ने, PAB का सर्कम सर्कल सर नहीं समझ में आ रहा, PAB का सर्कम सर्कल नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी मेरी मदद करोगे क्या? करो करो करो। What is circumcircle of triangle PAB? Equation of circumcircle of triangle PAB। PAB वाले सर्कमसर्कल की इक्वेशन बता दीजिए जल्दी से। अरे वाह यार, नाम नहीं पढ़ पाया, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, वाह सर। PC उसमें डायमीटर का रोल प्ले करेगा। P तो ठीक है सर, C कहां है? चिल्लाते बहुत हो सर आप, इतना मत चिल्लाया करो। सॉरी, एक्साइटमेंट में हो ना तुम लोग, एक्साइटेड नहीं हो? हाँ सर, वी आर ऑल्सो एक्साइटेड। इसका सेंटर क्या है बे? 2, -3 बोलने वाले लोगों ध्यान से, क्योंकि छोटी सी गलती आपके घर पे -1 पहुंचा सकती है। डायरेक्टली कंप्यूटर साइंस से पता चला केमिकल इंजीनियरिंग। क्या ये डिफरेंस आपको सिली मिस्टेक लगती है क्या? कंप्यूटर साइंस से जिस कॉलेज में CS मिल सकती थी, उसमें अब केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, जिसको तुम सिली मिस्टेक बोलते हो। -2, 3 इज द सेंटर इक्वेशन। सर पॉइंट P जो है वो तो है 6, -5 एंड जो सेंटर है वो है -2, 3। है ना? चलिए नाउ इक्वेशन बता दो भैया। सर ये डायमीटर की तरह बिहेव करेंगे, दीज आर डायमेट्रिकल अपोजिट एंड्स। PAB आप समझ गए होंगे, उसका सर्कम सर्कल, और ये ऐसे लिखा जाएगा। कितने लोगों को ईमानदारी से बताना है, एकदम ईमानदारी से, कि ये समझ में आया? दिस इज सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। माहिर शर्मा, क्या हुआ बेटा? अंगूठे काहे टूट गए? हाँ, थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, कितने लोगों को बात समझ में आई? दिस इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। ऑल क्लियर? थम्स अप भेजिए बहुत सारे अगर आपको ये पूरा सवाल ढंग से समझ में आया हो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एक ही सवाल में सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, पॉइंट निकालना और इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, सारे एक ही में कॉन्सेप्ट डाल दिए गए हैं। इसको बोलते हैं बम्पर सवाल। हमने सवाल किया है सॉल्व बम्पर, और सॉल्व किया है अपने दम पर। ये लोकस वाला सवाल है जो कि IIT एडवांस 2012 में पूछा गया है। इस सवाल को मैं चाहता हूं कि आप लोग घर पे इसके साथ कुश्ती करके आएं, और इसीलिए मैं आप इसको अब क्या दे दे रहा हूं? होमवर्क। और जो आज सिखाया उससे ये सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, इसमें लोकस आ गया। IIT वाले ऐसे सवाल पूछते, लोकस आ गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और उसका कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा।
कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या आप इस सवाल को ट्राई करेंगे? यस सर, जरूर करके आइएगा। और दिस इज नॉट जेई मेंस, आईआईटी जेई 2012। आज जेई एडवांस के सवालों की एकदम झड़ी लगा देंगे भैया, ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, नाउ ये तो थी हमारी तीनों टर्म्स जो मैं आज के इसमें लेके आया था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ टू सर्कल। आ जाओ भैया, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उस डायग्राम से पहले यहां आ जाइए। एक छोटी सी कहानी देखो सर, दो सर्कल कैसे कैसे बन सकते हैं? उठ बे, हाँ, दो सर्कल कैसे कैसे बन सकते हैं? आ जाइए। दो सर्कल कैसे कैसे बन सकते हैं सर? दोनों सेपरेट, अलग अलग, दोनों एक दूसरे को टच करें बाहर रहते हुए, यस। दोनों इंटरसेक्टिंग, यस। दोनों एक के अंदर एक बट टच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इंटरनली टच कर रहे हैं। वन सर्कल कंप्लीटली लाइज इनसाइड अदर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या इसके अलावा कोई और केस दो सर्कल्स के बीच में? यस। एक बोल रहा है एक के ऊपर एक, अरे भैया ओ वैज्ञानिक भाई इतने ज्यादा डिटेल में मत जा, एक के ऊपर एक दिखेंगे कितने? एक ही, ठीक है, यस। यही हमारे पास टोटल 6 है। नाउ अब हम इनकी एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। एनालिसिस मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो जेई मेंस वाले डायरेक्टली पूछ रहे हैं, बिलीव मी जेई मेंस वाले तो सिर्फ यही पूछ लेते हैं जो कि आप सर्कल की इक्वेशन में थोड़ी सी कुटर पुटर करोगे ना, सर व्हाट डू यू मीन बाय कुटर पुटर, थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी। समझ पा रहे हो? तो वो तो यही पूछ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, कॉमन टेंजेंट बता दो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बता दो। ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ी दूर और गए तो कंडीशन पूछ लेंगे इंटरसेक्टिंग की। समझ पा रहे हो? और इन्हीं पे ही जेई एडवांस वाले भी सवाल पूछ रहे हैं। एनालिसिस ऑफ टू सर्कल आप बोल सकते हैं स्टोरी ऑफ टू सर्कल्स। क्या आप तैयार हैं? एनालिसिस ऑफ टू सर्कल स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? यस सर। अरे भाई क्या आज का आईआईटी क्लियर करके मानोगी क्या? उठो यहां से। सर आपको कैसे पता मानोगी है कि मानोगा है? पता नहीं, जो भी है भैया चले जाओ, बार बार आ रही है ना इस वजह से मक्खी। चलिए जी, फर्स्ट केस इज स्टोरी ऑफ टू सर्कल्स, टू डिसजॉइंट सर्कल्स। सर एक सेकेंड, पुरानी यादें ताजा हो गई। मैंने पूछा कैसे? आज से पहले ये नाम कहां देखा था? सिर्फ बाकी सब, हाँ डिसजॉइंट कहां देखा था आज से पहले? सर डिसजॉइंट सेट्स, सेट थ्योरी, वो जब हम एकदम चिंटू चिंटू थे, जब हमारे में आग ज्यादा थी, हम बुझे हुए कम थे। अब हम बुझे हुए ज्यादा हैं, आग तो बहुत ही कम हो गई है पुराने टाइम की। सर सेट थ्योरी में हमने देखा डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे दो सेट जिनमें इंटरसेक्शन 0 हो, ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। वही बात यहां पर सर्कल के लिए यूज की जा रही है। इन दोनों सर्कल्स को बोलते हैं बेटा डिसजॉइंट सर्कल्स। इनमें में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, यस और नो? तो डिसजॉइंट बोले या नॉन इंटरसेक्टिंग बोले, क्या आप बात संभाल लेंगे? ये क्लासरूम लैंग्वेज, सर वो आईआईटी वाली लैंग्वेज, यस और नो? वाह, सेट थ्योरी का नाम लेके सर आपने हमारे दिल के पुराने तार छेड़ दिए। वो जमाना था जब हमें हर एक चीज समझ में आती थी और हम घर पे भी वो सारे सवाल सॉल्व कर पाते थे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर आसान था। उसका 10% रीजन ये हो सकता है कि वो चैप्टर आसान था। उसका 90% रीजन ये है कि आप में एनर्जी बहुत हाई थी। जब नई नई कार लेके आते हो तो भैया अगर उस पर एक चीटा भी लग जाए ना, कार तो चलो तुम्हारे लिए थोड़ी बड़ी चीज होगी, तुम अगर फील करोगे साइकिल या नया कंप्यूटर, लैपटॉप, रोज रात को बंद करने से पहले सर कीबोर्ड में फूंक मार के कोई धूल का एक कण भी ना आ जाए। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं लैपटॉप पुराना होता जाता है, उसी पे ही सब्जी वाले हाथों से लिख रहे हैं, स्क्रीन पे सर ऐसे अलग अलग टाइप के धब्बे बने हुए हैं, गंदगी उस पर चढ़ी पड़ी है। लैपटॉप तो वही है, समझ में आया? तो जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो आपकी एनर्जी किसी भी चीज को लेकर कम होती जाती है। दिस इज जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है? आप फिर से अपनी एनर्जी हाई कर लीजिए। ये सब चीजें आपको सेट थ्योरी जितनी ही आसान लगेगी, बिलीव मी दिस इज माय प्रॉमिस, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, समझ में आया? आपने अपने आप को छोटा कर दिया इसलिए चीजें बड़ी दिखाई दे रही हैं। आप पहले जब आप आए थे तब आप बड़े थे तो चीजें छोटी दिख रही थी। गॉट दिस? बहुत ही मोटिवेशनल बात थी, ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब से दोनों सर्कल्स अलग अलग बने। मैं इस स्लाइड पे आने से पहले
इस स्लाइड पे चलता हूं और इनको निपटा देता हूं, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो मैं यहां पे रफ में समझाएंगे, उसको फिर फेयर में नोट कर लेंगे, ध्यान सुनिएगा प्लीज। हाँ ना सर, क्या होने वाला है, ये होने वाला है, इधर देखिएगा, हेलो आ जाइए प्लीज। एक सर्कल, दूसरा सर्कल। सबसे पहली बात आती है कि सर कंडीशन, हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हाउ डू वी नो दिस। तो जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। दो सर्कल्स की इक्वेशन दी जाएंगी, सुनते जाना आराम आराम से। दोनों का सेंटर लोकेट कर लोगे, यस सर। सेंटर लोकेट करने के बाद में क्या आप उन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी निकाल सकते हो, यस सर। उसी को ही बोल रहा हूं C1 C2। व्हाट इज C1 C2? C1 C2 इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर्स। बहुत बढ़िया। तो अगर C1 C2 की वैल्यू, सेंटर्स के बीच की दूरी दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा आती है, इफ C1 C2 इज ग्रेटर देन दोनों के रेडियस के सम से, इसका मतलब है वो दोनों सर्कल्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जरा ध्यान सुनना, अगर ये दोनों सर्कल्स टच कर रहे होते तो सर सेंटर्स के बीच की दूरी, यहां समझिए प्लीज, ये R1 ये R2, सेंटर्स के बीच की दूरी क्या हो जाती, R1 प्लस R2। अब आप इनको सेपरेट करना चाहते हो तो सेंटर्स के बीच की दूरी बढ़ा दो, तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। जैसे ये वाली कंडीशन होगी, अपने आप सर ये सर्कल्स टच नहीं करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? तो व्हाट इज द कंडीशन, आपको अगर दो सर्कल्स की इक्वेशन दी जाए तो आप C1 C2 निकाल सकते हैं, दोनों का सेंटर। सेंटर आने के बाद में दोनों के बीच की दूरी, यस सर। व्हाट इज C1 C2? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। दोनों के रेडियस का सम निकाल सकते हैं, है ना सर। ये वाली चीज इससे बड़ी होनी चाहिए, तब दोनों सर्कल अलग अलग बनेंगे। चमका कि नहीं चमका? अरे बोलो भाई, चमका कि नहीं चमका? सर चमका जबरदस्त तरीके से। ये हुई पहली बात कि सर्कल्स के नॉन इंटरसेक्टिंग होने की कंडीशन। नाउ दूसरी बात, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी खींच सकते हैं आप, नंबर ऑफ। अरे यार क्या चाहिए बे, आज ही IIT क्लियर करके मानोगे क्या? हाँ? अरे भाई चला जा या चली जा। सर ये कौन है, डोंट नो, सामने वाली पार्टी का एलिमेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है, यस। चलिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करें, जी बिल्कुल करते हैं सर। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो जाएंगी, देखो 4। एक कॉमन टेंजेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच करे, जैसे ये वाली है। दिस इज द टेंजेंट टू दिस बड़े वाला सर्कल, दिस इज ऑल्सो द टेंजेंट टू छोटे वाला सर्कल। तो दिस इज द लाइन विच इज कॉमन टेंजेंट। 1 2 1 2 3, ओहो 3 4, अबे हट यार, 1 2 3 4, यस। PW की जय जयकार। अरे गलत जगह चले गए, हाँ वो ठीक है, दैट इज वैलिड ऑल्सो, बट यहां सुनो सर, कितनी टेंजेंट्स दिखाई दे रही है, 4, 1 2 3 एंड 4, इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। हाँ इसके अलावा और कोई नहीं होगी। आप चाहो तो आप बना सकते हैं, कैसे सर, हम OP हैं, हम तो बना ही सकते हैं। बोले ये देखो, अब ये टेंजेंट नहीं है, ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट अगर सर्कल्स नॉन इंटरसेक्टिंग हो तो 4। कितनी कॉमन टेंजेंट्स आती है, 4। अब इनके नाम है बेटा, जो येलो वाली हैं इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT, यस। क्या बोलते हैं, सुनते जाना आराम आराम से, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और जो ये ऑरेंज वाली है इनको बोलते हैं बेटा TCT। क्या मतलब है सर, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सर कैसे पता चलेगा कौन DCT है कौन TCT है, ध्यान सुनो। जिस टेंजेंट के रिस्पेक्ट में सर्कल के सेंटर एक ही तरफ लाई करें, वो होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जैसे कि येलो वाली लाइन है, दिख रही है, इसको आपने DCT बोला। सर सर्कल का सेंटर एक का तो यहां रह गया, एक का यहां रह गया। सर्कल के दोनों सेंटर्स या दोनों सर्कल्स के सेंटर लाइन के एक ही तरफ है, तो ये है DCT। सर दूसरे वाली भी DCT, इसके भी दोनों एक ही तरफ है। सर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट किसको बोलते हैं, जिसमें ऑरेंज वाली लाइन उठा लाया, जिसमें लाइन के रिस्पेक्ट में जिस टेंजेंट में एक सेंटर एक तरफ हो एक दूसरी तरफ हो, एक तरफ हो एक दूसरी तरफ हो, उसको बोलते हैं
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यस और नो, बात समझ में आई? हाँ है ना? हाँ, एक लिख रहा है सर बोरिंग। हाँ बेटा, तो तू मक्खी को देख ले सिर्फ, शायद इंटरेस्टिंग लगे। यस, चूज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। बोरिंग कुछ नहीं होता, आप गलत चीज की तरफ देख रहे हैं। ये बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, यहां पे अभी मक्खी आएगी, उसको देख लेना, देखो इंटरेस्टिंग लगेगा। बाकी सामने देखो। हाँ, समझ में आया? ट्रांसवर्स और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब है? यस सर। तो बस यही चीज यहां पर हमें इस डायग्राम में फिल करनी है। सुनते जाइएगा आराम आराम से। ये छोटे वाला सर्कल, ये बड़े वाला सर्कल, और सर ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर। सुनते जाना सर, ये जो डॉटेड लाइन आपने बनाई है, दिस इज सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। सेंटर C2 रेडियस R2, सेंटर C1 रेडियस R1। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आर ब्लू वाली, येलो वाली इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, और ये पॉइंट Q पर कट करती हैं और ये आगे जाकर पॉइंट P पर कट करती हैं। पॉइंट P सेंटर C2, पॉइंट Q सेंटर C1 आर कोलिनियर। ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सर कंडीशन क्या होगी दो सर्कल्स की नॉन इंटरसेक्टिंग होने की? तो सेंटर्स के बीच की दूरी शुड बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ठीक है, मॉड किस लिए लगा रहे हो सर? डिस्टेंस लिखनी पड़ती है ना, इसलिए मॉड लगा रहे हैं ताकि नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, सेंटर्स के बीच की दूरी, ये यहां पर जो लिखा हुआ है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज C1 C2 क्या है सर? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। है ना? हाँ सर। अब बात आती है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताएंगे क्या जल्दी से? सर 4। अब इन 4 में से अगर मैं आपसे पूछूं कितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, कितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं और कितनी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है? कितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं? सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आर 2, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आर आल्सो 2। ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है? दिस इज DCT और एक ये वाली भी DCT। सर ये जो दो लाइन है येलो वाली, दिस इज TCT और एक ये वाली TCT। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है? यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर। अब मैं जो आपसे बात पूछ रहा था वो ये है कि दो सर्कल की इक्वेशन देगा, मान लो वो सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग है, कैसे चेक करेंगे? सेंटर्स के बीच की दूरी निकालकर, सम ऑफ रेडियस निकालकर। ठीक है, अब ऐसे सवाल डायरेक्टली आ रहे हैं, दो सर्कल्स की इक्वेशन दे रही है, पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट नहीं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछ रहा है। क्या नहीं बता सकते? बता सकते हैं सर। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछना मतलब सिर्फ ये वाली चीज सॉल्व करना, रेडियस का सम निकालना और सेंटर्स के बीच की दूरी निकालना। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि C1, Q, C2 एंड P ऑल आर कोलिनियर। ये सारे एक ही लाइन पे लाई करते हैं। आप बोल सकते हैं P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT एंड Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT। यस और नो? हाँ, हर बार 4 ही होंगी बेटा। अब हर कौन सा बार है वो तो नहीं समझ में आ रहा, बट हाँ 4 ही होंगी। इसी डायग्राम से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पॉइंट P एंड Q डिवाइड द लाइन सेगमेंट C1 C2 इन रेशियो R1 is to R2। Point P and Q divides the line segment C1 C2 in the ratio R1 is to R2 externally and internally। Point P externally डिवाइड करता है, Point Q internally डिवाइड करता है। इसी बात को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं ताकि तुम्हें कोई परेशानी हो ना। ठीक है, सुनते जाना, ये डायग्राम आपको भी बनाना है। हाँ सर, ये रहा C1, ये वाला जो पॉइंट है आप बोल सकते हैं दिस इज C1, दिस पॉइंट इज C2, ये वाला पॉइंट होगा मान लो Q। Q कौन सा पॉइंट है? वेयर, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो वो ये बोल रहा है कि पॉइंट Q जो है वो C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को R1:R2 रेशो में बांटता है। ठीक है, है ना? यस सर। नाउ जो पॉइंट P है वो भी सेम रेशो में ही बांटता है, बट वो बाहर रहकर, कैसे रहकर? बाहर रहकर। ये रहा C1, ये रहा C2, और सर इसी में ही आगे चल के कहीं ना कहीं पॉइंट P होगा, पॉइंट P, और दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना? ठीक है। और अब अगर मैं रेशियो की बात करूं तो दिस इज R1 और दिस इज R2। ठीक है, एक बात बताओ, ये वाला डायग्राम मैंने ऑलरेडी कहीं बताया है आपको, सेक्शन फॉर्मूला जब बताया था। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? सेक्शन फॉर्मूला की जब हमने बात की थी, यस और नो? सेक्शन फॉर्मूला की जब हमने बात की थी, हां सर। आपने बोला था कि दो पॉइंट्स को एक पॉइंट बीच में रहकर डिवाइड करें। हाँ, वो पूछना चाह रहा हूं। अरे वाह, शशांक जायसवाल बहुत बढ़िया, प्रियांश बहुत बढ़िया, ईशान बहुत सही। हमने इसमें बात कर चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला में, क्या कि अगर आपको दो पॉइंट्स दिए जाएं, कोई भी दो पॉइंट्स मान लो ए और बी, इसको एक पॉइंट 3:4 रेशियो में बांटता है इंटरनली, और एक पॉइंट बाहर रहकर 3:4 में बांटता है इस तरफ, ये 3 और ये पूरा 4। तो ये जो दो पॉइंट्स आते हैं ना, जो सेम रेशियो में बांटते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। क्या कहलाते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये स्टेट लाइन में बताई गई बात है, तो वही बात यहां लिखी हुई है। ऑल्सो P and Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। किसके रिस्पेक्ट में? C1 C2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना, कई कई बार आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना पूछकर ऐसे सवाल पूछेगा कि आपको लगेगा कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद में ही वो जवाब आएगा। जैसे सवाल में मुझे ये वाला सेंटेंस छपा हुआ दिखाई दिया, क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये बात जिस जिसको दिखी उसको ये लगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की पहले इक्वेशन निकालते हैं और फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। काहे भैया, काहे इतना लंबा काहे जाना है? अगर आपको ये वाला पॉइंट पता है तो आपको सर सेंटर्स तो पता ही है, रेडियस भी पता है, क्या आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाकर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते? बता सकते हैं। वैसे ही मैं पूछ सकता हूं कि बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सर वो भी R1:R2 रेशियो इंटरनली। R1 C1 की रेडियस है तो R1 C1 की तरफ, R2 C2 की तरफ, यस और नो? तो ऐसी बात सुनकर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और उनकी इक्वेशन निकालने चल मत पड़ना। और यहां पर जो लिखा हुआ है प्लीज नोट दिस, कई कई बार आपसे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाएगी, कई कई बार आपसे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाएगी। सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले P और Q निकाल लो, डिपेंड्स ऑन द वैरायटी की वो कौन सी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है। और अगर कोई नाम ना ले, जैसे मैं पूछूं फाइंड द कॉमन टेंजेंट बिटवीन दीज टू, तो सर टोटल 4 पॉसिबल है, तो मतलब चारों की चारों बतानी है। समझना ध्यान से। मैं बोलूंगी फाइंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन, तो पहले आप पॉइंट P निकालें यूजिंग पीछे वाली स्लाइड का फॉर्मूला, और उसके बाद में फिर आप क्या करें, इससे पास करने वाली एक लाइन लिख लें। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ये सवाल ऐसा ही तो पूछ रहा हूं कि पॉइंट Q से पास करने वाली बाहर वाले पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन बता दो, बाहर वाले पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, वही तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। और बाहर वाले पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बताते हैं? सर अगर ये पॉइंट पता हो तो एक लाइन मान लो m के फॉर्म में, इससे पासिंग थ्रू m के टर्म्स में, और उस पे COT लगा दो किसी भी एक को यूज करके। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? हाँ है ना? ये बात समझ में आई? इसको याद रखिएगा प्लीज, ठीक है, जब भी वो कॉमन टेंजेंट की बात करें। तो ये डायग्राम अभी पहले वाला ही चल रहा है। नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की कंडीशन इज दिस, ये वाला पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी काम आता है। और डायरेक्टली पूछा जाता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT एंड DCT बताइए, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला सिर्फ लगाना है।
और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी। क्या पूछ रहा है बेटा? लेंथ निकालनी सीख रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मैं तो इसको ऐसे याद कर रखा है और आपको भी यही याद रखना है ताकि फिर आप इस कैलकुलेशन से बच जाए। छोटे वाले सर्कल के सेंटर से, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल, बड़े वाले सर्कल की रेडियस पर परपेंडिकुलर डालें। रेडियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ध्यान समझिएगा और अच्छे से सीखिएगा, ठीक है? बिकॉज इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, देखना जरा ध्यान से, ये जेई मेंस के सवाल तो मैं लेके ही नहीं आया हूं आज, बिकॉज ये बहुत आसान है। एक सवाल सर जेई एडवांस 2009, जेई एडवांस 2019 और जेई एडवांस 2020। इसके अलावा जेई एडवांस 2014 उठा लो, कुछ भी उठा लो, सारे के सारे सवाल आज के लेक्चर से ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम टुडेज लेक्चर। तो अब भैया जो बोरिंग है, सोना है, लोरी सुना दो तो सुन लेना भैया, खुद ही इंपॉर्टेंस समझा दी है, ठीक है? हाँ सर क्या है? वैसे तो जरा सुनना सर, जो आप बात करते हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, ये तो लाइन होती है और एक लाइन की लेंथ आप नहीं निकाल सकते। आप एक लाइन की लेंथ नहीं निकाल सकते। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज अ लाइन, उसकी लेंथ नहीं निकाल सकते। तो फिर सर आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ क्या रहे हो? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जब वो पूछे तो जहां जहां पर उसने सर्कल को टच किया है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। जो लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं डीसीटी की, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टीसीटी इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यस और नो? अरे वाह, ये ठीक है यार। बहुत सारे लोगों ने अपने आप ही चुलबुली बाय भेज दी, भेज दीजिए भेज दीजिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं। हाँ है ना? ठीक है, यस, ये ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है पूरी ये लाइन, बट लेंथ मतलब सर जहां जहां पर उसने सर्कल्स को टच किया उनके बीच की दूरी। एंड सिमिलरली वैलिड फॉर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सर होती तो ये पूरी लाइन है, बट जहां पर वो सर्कल को टच कर रही है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी लेंथ डिफाइन होती है। समझ गए? हाँ, और लेंथ के हिसाब से ही हमने डायग्राम बनाया है। यहां देखिए भैया, हमें इस पॉइंट बी और ए की बीच की दूरी बतानी है। क्या क्या पता है सर? दिस इज सेंटर 1। हेलो हेलो, एकदम नजरें स्क्रीन पर सामने देखते रहना और उस बात को मन ही मन में फिर से दोहराओ, इस बात को। ठीक है? अच्छा, जब आप सर्कल सेंटर को टेंजेंट से ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। डीसीटी की लेंथ जो है वो ये हो जाएगी ए बी। डीसीटी की लेंथ मतलब है सर इतनी ए बी। हाँ है ना? ये ठीक है। नाउ छोटे वाले, अच्छा इसकी रेडियस कितनी है सर? दिस इज R1, सर्कल सेंटर 1, रेडियस R1। दिस इज R2। आपने बोला कि छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल की रेडियस पर परपेंडिकुलर डालें। छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल की रेडियस पर परपेंडिकुलर डालें। सामने देखना, मतलब ये वाला आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है बस, और कुछ नहीं। क्या ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया? हाँ सर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस से बड़े वाले पर परपेंडिकुलर डाला, ये ठीक है। कितने लोगों को ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो लेंथ ए बी की है वही लेंथ ये होगी? बिकॉज अगर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, और 90 90 90 तो ये भी 90। आप बोल सकते हैं कि सर ये जो बना ये एक रेक्टेंगल है, उसमें ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। हाँ है ना? यस और नो? कोई दिक्कत? नाउ इस पॉइंट को बोल दे रहा हूं बेटा थोड़ी देर के लिए, पॉइंट एम। तो आपको अब एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, और वो ट्राइंगल ये है। यस और नो? C1 C2 ये 90 डिग्री, दिस इज M, दिस इज C2। ये जो लेंथ है सर यही AB है और यही
लेंथ ऑफ डीसीटी है, हाँ है ना? कोई दिक्कत है किसी को? यस और नो? तो बस सर काम खत्म, काम खत्म। जरा बताना ये दूरी कितनी है? सर ये तो है दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर C1 C2, बहुत सही। अगर ये दूरी R2 है, सुनते जाना आराम से, तो ये दूरी भी R2 है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? R2। ये पूरी डिस्टेंस R1, ये इतनी डिस्टेंस R2, तो क्या आप मुझे ये वाली दूरी बता सकते हैं? हाँ सर, दिस इज R1 माइनस R2। ये क्या हो जाएगी? R1 माइनस R2। R2 माइनस R1 नहीं बेटा, R1 माइनस R2, बिकॉज ये पूरी डिस्टेंस ये है, R1 बड़ी है ना, इस वजह से, हाँ है ना? क्या आपको AB का फॉर्मूला मिल गया क्या? हाँ सर, ये तो काम खत्म, पाइथागोरस लगाओ। यस और नो? तो व्हाट इज AB की वैल्यू? सेंटर्स के बीच की दूरी का स्क्वायर, हाँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये जो है, बेस बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। कितने लोगों को ये बात साफ साफ समझ में आई? तो अगर आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल की रेडियस पर परपेंडिकुलर डालें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, उसमें पाइथागोरस लगाएं और जो लेंथ पूछ रहा है वो बताएं। यस और नो? कितने लोगों को समझ में आया? अब एक बार देखो तो सही, जो लेंथ निकल के आई वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? सर सेंटर्स के बीच की दूरी वी नो, सेंटर्स आप इक्वेशन दोगे तो सर्कल तो दोगे ही, सेंटर्स निकाल लेंगे, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे, हाँ है ना? बहुत सही। सेम काम इस तरफ आ जाइए। सर व्हाट इज TCT? TCT क्या हो जाएगी? TCT सर मान लेते हैं ये पॉइंट है P, या P चलो हटाओ, AB हो गया ना, R पॉइंट इसको बोल देते हैं, S पॉइंट इसको बोल देते हैं, ठीक है? सुनते जाना आराम आराम से। सेम सेट ऑफ कैलकुलेशन है, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग बनता है। इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, और ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। सर ये वाले दोनों पॉइंट C1 C2 है ना, और ये C2 है, ध्यान रखना, और ये C1 है, ये R1 है और ये R2 है। क्या बताया? छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले सर्कल की रेडियस पर परपेंडिकुलर डालें, और सर बड़े वाले सर्कल की रेडियस को आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है भाई? ठीक है, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? अब क्या किया? छोटे वाले सर्कल की रेडियस से बड़े वाले सर्कल, सॉरी, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से बड़े वाले की रेडियस पर परपेंडिकुलर डाला, और अब की बार पॉइंट M यहां बैठा है, देख लेना आराम से। इसको पहले बाहर निकालो, पूरा एक्सटेंड करो, फिर उस पर परपेंडिकुलर डालिए। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी 90, तो ये जो बन रहा है RMC2S, ये एक रेक्टेंगल है, जो वैल्यू RS की होगी वही CM की होगी या C2M की होगी। काम खत्म। क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? यस सर। कौन से वाला? ये वाला, जिसमें किस किस को इन्वॉल्व किया गया है? सर वन इज C1, अनदर इज C2, दिस इज पॉइंट M, ठीक है? और ये जो लेंथ है यही लेंथ ऑफ DCT है, सॉरी लेंथ ऑफ TCT है। और लेंथ ऑफ TCT आप किसको बोल रहे हो सर? RS। हाँ है ना? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, कितना आएगा जरा बताना। हाँ सामने देखते रहे, ये अभी करेंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज। आपको अपनी JEE एडवांस की जिम्मेवारी खुद लेनी है भैया, देख लो। हाँ ना सर, ये ठीक है। वापस अगर मैं बात करूं तो ये दूरी कितनी है? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, बहुत बढ़िया, ये हमें निकालनी है। व्हाट अबाउट ये वाली पूरी डिस्टेंस? अगर ये R2 तो ये दूरी R2, ये भी दूरी R2, ये भी दूरी R2, ये वाली दूरी भी R2। तो मुझे पूरी डिस्टेंस बता दो यहां से लेके यहां तक, जिसको मैं पूछ रहा हूं C1M कितनी हो जाएगी जरा बोलना। ये डिस्टेंस इज R2, ये ध्यान रखना। तो C1M कितना हो गया सर? R1 प्लस R2, हाँ है ना? कितने लोग? अरे वाह, R1 R2 नहीं बे, R1 प्लस R2। तो फटाफट बताइए व्हाट इज RS की वैल्यू? सर वापस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। RS अगर आप जानना चाह रहे हो
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसको कुछ भी बोल दो, बेस, परपेंडिकुलर, जो भी बोलना है, तो ये लो सर, ठीक है। तो दिस इज द, अबे ये तो खत्म ही हो गया बहुत बढ़िया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ टीसीटी। तो आप इसको चाहो तो याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहां पे R1 प्लस R2 का स्क्वायर होगा, वहां पे R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यस प्लीज, बहुत सिंपल सी बात है और मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, ठीक है जी। यस, देख लो आराम से, लेंथ ऑफ डीसीटी टीसीटी लिखनी आई क्या, है ना। और इस बात को याद रखिएगा, जो जो इस चीज को एज ए फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते, इसको याद रखिएगा। अगर सर्कल छोटे वाला ना होकर दोनों सर्कल की रेडियस बराबर हो जाए तब भी ये चीज वैलिड है। एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल की रेडियस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, यस और नो। हाँ, इस पे सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट दो सर्कल्स की इक्वेशन दे दी, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल थे, पूछा लेंथ ऑफ डीसीटी बताओ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एकदम क्लियर है सर, इसमें कुछ भी नहीं है। तो भैया ये जो हमारा पहला केस है, इसके करस्पॉन्डिंग सारी जानकारी आपके सामने है। और डीसीटी और टीसीटी की लेंथ कैसे लिखते हैं। नाउ केस 2 ये रहा आपके सामने। नाउ सर, अब जो सर्कल्स हैं वो क्या है, टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। अब की बार दो सर्कल एक दूसरे को बाहरी रूप से टच कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल को ऐसे टच कर रहा है, दोनों आपस में, अंदर नहीं है कोई भी। ये बात समझ में है ना। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर वो पूछ रहा है कंडीशन, सेंटर्स के बीच की दूरी अब की बार क्या होनी चाहिए, सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, सोच के बताइए कंडीशन। सर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस। अब की बार रेडियस के सम के बराबर। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? और यहां मॉड लगा लीजिएगा प्लीज, ठीक है। हाँ, यहां पर मॉड लगा लेना, फटाफट थम्स अप भेजो कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई कि अब की बार ये रहा C1, ये रहा C2, और सर सेंटर्स के बीच की दूरी जो है वो R1 R2 के सम के बराबर ही है। बोलो भाई, थम्स अप भेज रहे हो क्या? यस सर, बराबर, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, बराबर की बात हो रही है अब की बार। ठीक है। हाँ, जहां पर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है भैया। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बोलिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स? 2 या फिर 3 या फिर 4? 2 या फिर 3 या फिर 4? जल्दी से बताओ, 2 या फिर 3 या फिर 4? सर 4 या 3? सर 4 कहां से, 3 ही तो है, 2 ब्लू वाली एक येलो वाली, 3। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसमें से डीसीटी और टीसीटी कितनी है, जल्दी से बताना ईमानदारी से देखकर। हां, अब फंसोगे ना तभी तो मजा आएगा। नंबर ऑफ डीसीटीज बताओ और नंबर ऑफ टीसीटी बताओ। कॉमन टेंजेंट 3 है, कितनी डीसीटी कितनी टीसीटी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो होती है जिसमें सर्कल के सेंटर दोनों एक तरफ रह जाए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो होती है जिसमें सर्कल के सेंटर अपोजिट साइड में हो। तो नंबर ऑफ डीसीटी 2, नंबर ऑफ टीसीटी इज 1। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक ही है, ये वाली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और ये वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दोनों। और वो जो डायग्राम, वो जो बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले वाली, वो यहां पर वैलिड है। पॉइंट P C1 और C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन रेशियो R1:R2। पॉइंट Q C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है। पॉइंट Q C1 और C2 को इंटरनली डिवाइड करता है R1:R2 में। कोई दिक्कत है? ये R1, ये R2, वैसे भी देख सकते हो, ये भी R1, ये भी R2, ठीक है। हाँ, अब सर इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ध्यान से सुनना, सिर्फ इसकी लेंथ सर वो हो जाएगी 0। कैसे? खुद डायग्राम देखो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगी? 0। यस और नो? सर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ 0 क्यों? अभी क्या डिफाइन की थी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ? दो अलग अलग सर्कल हो तो जहां पे एक को टच किया, जहां पे दूसरे को टच किया, उनके बीच की दूरी,
जहां पर एक को टच किया, जहां पर दूसरे को टच किया, उनके बीच की दूरी। सर अब की बार सिचुएशन तो ऐसी है, दोनों एक ही जगह टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट की इसी से ही दूरी 0। ठीक है सर। व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालोगे? सर सेम सिचुएशन, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी उसके लिए वही फॉर्मूला वैलिड है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है बेटा वो वही वैलिड है जो वहां पे निकाला था। C1 C2 के बीच का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर, रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर घटा दीजिए और फिर रूट ले लेना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ DCT। ठीक है, हाँ है ना, कोई परेशानी है? तो भैया ये पूरा, अब एक बार और ध्यान रखिएगा प्लीज, ज्योमेट्री देकर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछेगा। कई बार हो सकता है कॉमन टेंजेंट देकर आपसे ज्योमेट्री पूछ ले कि भैया अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 ही हैं तो बताओ सर्कल कैसे होंगे? आप बोलोगे सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। यस और नो? बोलो बोलो बोलो। बहुत सही, चलें आगे। दिस इज केस 2। केस 3 सबसे मजेदार केस और जो कि मैक्सिमम टाइम्स देखा जाता है। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट केस नंबर 1 है, बट ये सर हमें दिखता है ज्यादा बार। इंटरसेक्टिंग सर्कल, ध्यान सुनना। आपने बोला कि जब दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग थे, C1 C2 के बीच की दूरी R1 प्लस R2 से ज्यादा। जब दोनों टचिंग हो गए तब आपने बोला सेंटर्स के बीच की दूरी R1 प्लस R2 के बराबर। और अब जब इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? सर सेंटर्स के बीच की दूरी पहले ज्यादा थी फिर बराबर हुई, अब क्या हो जाएगी? सेंटर्स के बीच की दूरी R1 प्लस R2 से कम। R1 प्लस R2 से कम, बट R1 माइनस R2 से ज्यादा। हाँ, इसमें लोअर लिमिट भी आती है क्योंकि इंटरसेक्टिंग आपने इसमें कम किया तो कम का मतलब है कि ये सर्कल इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। अंदर जाके यहां पहुंच गया तो सर ये काहे कि इंटरसेक्टिंग सर्कल, समझ में आया? तो लोअर बाउंड्री जो आई है दैट इज कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। सुनते जाना आराम आराम से। तो सेंटर्स के बीच की दूरी रेडियस के सम से तो कम होनी चाहिए और रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा होनी चाहिए। इक्वालिटी कहीं भी होल्ड नहीं कर रही। समझ में आया कि ये सर्कल ऐसे कम होता हो सकता है ना सेंटर्स के बीच की दूरी 0 हो जाए। आपने बोला कि सिर्फ इतना केस एनालाइज कर रहे हो, आपने बोला C1 C2 के बीच की दूरी इससे कम होनी चाहिए, तो ये तो 0 भी हो सकती है। फिर सिर्फ आपने अपर कंडीशन लगाई, और अगर 0 हो गई तो सर सर्कल ऐसे बनेंगे कॉन्सेंट्रिक, सेंटर्स के बीच की दूरी ही आपने 0 कर दी, कॉन्सेंट्रिक बनेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग है क्या? नो सर। इसी वजह से लोअर लिमिट आई है अब की बार, या फिर लोअर वाली चीज भी आई है कि इससे ज्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ जी। नाउ फटाफट बताइए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। सर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर ओनली 2 एंड बोथ आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। बोथ आर DCT, दोनों की दोनों ही क्या है बेटा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। समझ में आया? और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है सर? नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज 0। एक भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। बस और इसमें कुछ नहीं बचा। बाकी सारी सिचुएशन आप जानते हैं। दिस इज C1, दिस इज C2, सर दिस इज पॉइंट P। ये वाली टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। यस, लेंथ का फॉर्मूला अभी भी वही है। लेंथ का फॉर्मूला क्या है? अभी भी वही। ठीक है, हाँ है ना? तो इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर लेंथ की बात करूं तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हाँ, लिखते जाइएगा प्लीज, या फिर लिख नहीं रहे हो आज, अगर टाइम नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, सेंटर्स के बीच की दूरी का डिफरेंस, मतलब सेंटर्स के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर घटाने हैं। यस और नो? ठीक है, तो ये तीसरा केस जब सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। हाँ जी, आ जाओ। सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली।
अब ये टचिंग वाली कंडीशन है, बट सर्कल, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर रहते हुए दूसरे को टच कर रहा है। यस और नो? हाँ सर, आ जाओ सर। ये है C1, ये है C2, सुनते जाना आराम आराम से। अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 क्या हो जाएगा, दिस इज रेडियस R1 एंड दिस इज रेडियस R2। तो अब की बार क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि एक सर्कल दूसरे को इंटरनली टच करे? देख के बताओ डायग्राम से ही। C1 C2 के बीच की दूरी क्या होगी? वही पूछ रहा हूं सर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज R1 माइनस R2। जो इनके बीच की दूरी है ना, जो ये है, वो R1 में से अगर आप R2 घटा दो तो यही सिचुएशन बचेगी। वापस से इक्वालिटी आ गई, ध्यान रखिएगा प्लीज। सेंटर्स के बीच की दूरी इज दिस, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज, देख के बताइएगा, ओनली 1। सर दिख नहीं रही इसमें कॉमन टेंजेंट, ये ले अभी दिखेगी। एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच करे वो ये रही। और सर ये कौन सी टेंजेंट है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? सर हमने तो ये देखा भैया, लाइन के दोनों सेंटर्स एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगी? सिर्फ एंड सिर्फ DCT। और अब की बार लेंथ का झंझट खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि सर इसकी लेंथ 0 होगी। समझे कि नहीं समझे? कैसे? पॉइंट से पॉइंट के बीच की दूरी तो 0 ही बोलोगे, है ना? इसलिए यहां पर वो लेंथ का सवाल आपसे नहीं पूछेगा केस 4 में। और अब बात आती है केस 5 एंड 6 की, जो कि बहुत ही आसान है। वन सर्कल कंप्लीटली लाइज इनसाइड अदर, एक सर्कल दूसरे के अंदर कंप्लीटली आ जाए। हां सर, ये तो बहुत ही आसान है। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्या इन दोनों ही सिचुएशन में आप कोई कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो? नो सर। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 0, काम खत्म। सर इसमें सर्कल अंदर बैठा है बट कॉन्सेंट्रिक नहीं है। ये रहा C1, ये रहा C2। सुनना जरा ध्यान से। इसमें जो कंडीशन आती है वो ये होती है कि C1 C2 की दूरी बीच की वो R1 माइनस R2 से भी कम है, परंतु 0 से ज्यादा है। मतलब सेंटर्स के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। और इसमें कंडीशन आती है कि सेंटर्स के बीच की दूरी ही हो गई 0, और सेंटर्स के बीच की दूरी 0 होना ही क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है? यस। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 0। बहुत सिंपल से केस है, इसमें हमें कोई लोड नहीं लेना है। सेंटर्स के बीच की दूरी अगर रेडियस के डिफरेंस से और कम हो जाए तो ऐसी होगी, बिकॉज रेडियस का डिफरेंस जो है सर वो तो तब बराबर उसके तब होता, अगर सेंटर्स के बीच की दूरी रेडियस के डिफरेंस के बराबर होती तब ये इसको टच करता, और कम हो गई तो फिर अब ये इसके अंदर आ गया। 0 से बड़ी है, मतलब ये सिचुएशन नहीं है, दोनों का सेंटर सेम है। मेरे ख्याल से बात समझते हैं आप, है ना? बस इसमें कुछ नहीं पूछेगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी 0, सब गया। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब भैया जो सवाल है वो आपको खुद सॉल्व करके आने हैं। यस, जेई मेंस का सवाल है, छोटा सा HW है। हाँ, फिर सर ये जेई एडवांस का सवाल है, बट कोई बात नहीं, जो आपको बताया है अगर आप वो सही से इस पे लगा दोगे, जो बताया है अगर आपने सही से ही इस पे लगा दिया, बिकॉज वो ज्योमेट्री बना रहा है, जो बताया है समझाया है, इतना कॉन्फिडेंस तो रखते हो ना अपने आप में कि जो समझाया है सर उसको हम बस मुकाम तक पहुंचा दें। तो बस ये वही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट वेंजेंट कुछ पूछी है, ध्यान से लगाइएगा बस। यस और नो? ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, बाकी अगली क्लास में करेंगे, घबराइए नहीं। नाउ द होमवर्क फॉर टुडे इज, हाँ वो 2 सवाल और रह गए, वो अगली क्लास में मैं ही डिस्कस करूंगा, या फिर होमवर्क दे दिया जाए, क्या बोलते हो? चलो एक और ये लिख लो, दिस इज ऑल्सो HW। ये भैया आज बड़े बड़े सवाल दे दिए, बट ये सच में बड़े नहीं हैं, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस। सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, जो चीजें बताई है आप क्या करना, सवाल लिख लेना, डायग्राम बना लेना, नोट्स को एक बार देख के देख लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ सर वो क्या पूछ रहा है। एक में लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछी है, एक में वो शायद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, और एक में तो बेचारे में कंडीशन ही पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट ना करे तो बताओ क्या होगा। नाउ दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। NCERT 11.1 कंप्लीट। एक ही सर्कल की NCERT में एक ही एक्सरसाइज है। मॉड्यूल में मैंने देख लीजिएगा आप चेंज किया है,
एक्सरसाइज 1 में पेज नंबर 65 में 35 से 40, एक्सरसाइज 2 में ये वाले सवाल, एक्सरसाइज 3 में ये वाले सवाल, इन सभी सवालों में आज जो पढ़ाया गया है वो इस्तेमाल होगा। और मैं आपको फिर बता दूं भैया, आपने अगर इस लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा है अगर, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। मैं जो सवाल लेके आया हूं वो एग्जाम्पल के रूप में लेके आया हूं, इसके अलावा और भी जेईई एडवांस में सवाल पूछे गए हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, स्टोरी या फिर एनालिसिस ऑफ टू सर्कल्स, बहुत सवाल आते हैं इनसे। यस और नो? यस यस यस, प्लीज अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, और जिन लोगों ने अच्छे से देख लिया वो सवाल प्रैक्टिस करें। सवाल का जवाब तुरंत निकल जाएगा, लैंग्वेज बड़ी बड़ी है, परंतु जवाब लिखने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। हाँ सर, आज हम आपको जाने नहीं देंगे बिकॉज आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें कोई शायरी सुनाओगे। चलिए फिर एक बढ़िया सी दिवाली वाली शायरी सुनो, बिकॉज आपने तो वैसे ही, हाँ शायरी सुनिए प्लीज। हाँ, हल्की फुल्की एकदम लाइट वेट शायरी होगी, और ठीक है, हल्की फुल्की शायरी होगी। हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए साथ में चाय की चुस्की ले लेते हैं। चाय जब आई गई है, थोड़ी सी सिपुड़ सिपुड़ की आवाज आएगी, संभाल लेना। वाह, ठीक है, हाँ, वाह वाह हो जाए फिर थोड़ी सी, अरे वाह, थोड़ी सी मजेदार है, संभाल लीजिएगा। मोटिवेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है, और अगर मोटिवेशन की कमी है तो ये सवाल सॉल्व कर लेना, एडवांस वाले अपने आप आ जाएगा। चलिए जी, क्या है सुनना जरा एक बार। वाह वाह, अच्छा इरशाद बहुत सही। हमने आतिशबाजी से उसका नाम आसमान में बनाया, हमने आतिशबाजी से उसका नाम आसमान में बनाया। ध्यान सुनना, वही नाम मोहल्ले के 4 और लोगों ने भी बनाया, वही नाम आसमान में मोहल्ले के 4 लोगों ने और बनाया। फिर से सुनो, समझ गए होंगे आप ये किस डायरेक्शन में जा रही है। हमने आतिशबाजी से उसका नाम आसमान में बनाया, हमने आतिशबाजी से उसका नाम आसमान में बनाया, वही नाम मोहल्ले के 4 और लोगों ने भी बनाया। अब एक सवाल ने मन में है शोर मचाया कि छोड़ दें ये शहर या भर दें अगले महीने का किराया। अब एक सवाल ने है मन में शोर मचाया कि छोड़ दें ये शहर या फिर भर दें अगले महीने का किराया। समझ में आया? तो जिस कंपटीशन में आप लगे हुए हैं उसमें 4 लोग और भी हैं, तो बी केयरफुल। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वापस से मुलाकात होगी और एक दिन के गैप के बाद। तो आप लोग जो भी होमवर्क अब तक दिया गया उसको कंप्लीट करें प्लीज। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बाय 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 बाय, लव यू ऑल, फिर मुलाकात होगी।